नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर देश में अब नए नए राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं। चुनावी गणित में बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किल सवालों से जूझना पड़ रहा है। उसके जो समीकरण हैं वो इस तरह बनाने होंगे कि कोई उस पर भारी ना पड़े। मगर इस वक्त वही शख्स बीजेपी पर भारी पड़ रहा है जिसकी लहर पर सवार होकर बीजेपी 2 बार सत्ता पर बैठी है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको याद होगा या आप याद कीजिए कि इसी साल 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भाषण दिया था। और इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दंभ के साथ, अहंकार के साथ, या कहें तो गर्व के साथ कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। ये वीडियो देख लीजिए। सभापति जी, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जनते पर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो आपने देखा कि मोदी जी ने किस अंदाज में कहा कि ये सब बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लास्ट सेंटेंस आप याद कीजिए यहीं पे अभी। लेकिन आज की तारीख में तो यही नजर आ रहा है दोस्तों कि मोदी जी की वजह से बीजेपी बचने का रास्ता ढूंढ रही है। 2024 में हार से बचने का रास्ता, विपक्षी एकता के आगे परास्त होने से बचने का रास्ता, 50 साल तक राज करने के दावे के झूठा होने से बचने का रास्ता, और सबसे बढ़कर मोदी मैजिक के बुलबुले के फूटने से बचने का रास्ता। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सही समझ रहे हैं। ब्रांड मोदी का असर अब चुनाव में जीत नहीं दिलवाएगा। और यह किसी विपक्षी दल या किसी सर्वे एजेंसी का आकलन नहीं है, बल्कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 23 मई के अपने संपादकीय में यही लिखा कि अब सही समय आ गया है कि बीजेपी वास्तविकता को स्वीकार करे। स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व और प्रभावी निष्पादन के बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व पर्याप्त नहीं होंगे। ये आपके सामने ऑर्गेनाइजर की वेबसाइट का वो पन्ना है जो आपके सामने रख रहे हैं। और ये देखिए, थोड़ा अगर इसको आप एक्सपोज कर पाएं, फॉर द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज द राइट टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द स्टॉक्स of the situation without strong leadership and effective delivery of the regional level. Prime Minister Narendra Modi या Modi's करिश्मा एंड हिंदुत्व, करिश्मा भी, मोदी जी का करिश्मा भी और हिंदुत्व भी एज एन आइडियोलॉजिकल ग्लू वुड नॉट बी सफिशिएंट। ये कहा जा रहा है और आरएसएस का ये मुखपत्र है और इसी का ये पन्ना है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये हमारे शब्द नहीं बल्कि संघ के ही शब्द हैं कि मोदी जी का करिश्मा अब अकेले कारगर नहीं होगा और उसके लिए स्थानीय नेतृत्व की जरूरत होगी। लेकिन बीजेपी के तो हर जगह आप देख रहे हैं कि बीजेपी हर जगह मोदी 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 मोदी, और मोदी के आगे न मोदी के पीछे, कहीं कुछ नहीं। बीजेपी में हर जगह मोदी जी ही छाए रहते हैं। नोटबंदी से लेकर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने तक मोदी जी अकेले दिखते हैं। उनके इस रवैये का गलत असर बीजेपी पर पड़ा और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी एनडीए में धीरे धीरे अकेले पड़ने लगी। और एक अकेला सब पर भारी तो कह ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए में भी अकेला पड़ने लगे और वहां भी ये कहने लगे कि हम अकेले हैं, काफी हैं, सब पर भारी हैं। शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू सब एनडीए से अलग हो गए। खबर यह भी है कि हरियाणा में जेजेपी वो भी अब बीजेपी से नाराज हो रही है। यानी मोदी जी अकेले बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन यह भार अब बोझ वाला नजर आ रहा है दोस्तों। खैर, यह भार या बोझ बीजेपी के अंदर वाला है। उधर पार्टी के बाहर यानी सियासी मैदान में राहुल गांधी समूची बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी अमेरिका यात्रा से मची खलबली इसका प्रमाण है।
आज तक बीजेपी के नेता उनके अमेरिका दौरे पर टीका टिप्पणियां करने में लगे हुए हैं और इससे भी राहुल गांधी पर असर नहीं हो रहा है, तो एक साथ कई बीजेपी नेता मिलकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत को आप जानते हैं, बीजेपी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उन्होंने बीजेपी की इस हरकत पर ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है, क्या कुछ कहा है देखिए, कि सुना भाजपा के सांसदों ने कोई 9 पन्ने की चिट्ठी लिखी है राहुल जी को। इन बेचारों की भी मजबूरी है, सारी सरकार और पार्टी तो 1.5 लोग चला रहे हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है। अब बेचारों के पास उपयोगिता दिखाने का एक ही मौका बचा है, राहुल गांधी के खिलाफ मूर्खतापूर्ण बयान देना। तो वो कर रहे हैं, लगे रहो, शेर दहाड़ कर चला गया और ये गीदड़ हुआ करने में लगे हुए हैं। मुद्दे की बात पर एक सवाल पूछ लो तो ये क्या इनके अध्यक्ष और खुद प्रधानमंत्री भाग खड़े होते हैं। ये आप देख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनका। हालांकि ये ट्वीट और भी बड़ा है, उसमें बड़ी सी कहानी है, खैर, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश आप तक हम रख रहे थे। तो आलम यह है दोस्तों कि राहुल गांधी जो न सदन के नेता हैं, यानी कि न संसद में हैं और न ही कांग्रेस संगठन में हैं, किसी भी पद पे कांग्रेस के संगठन में भी नहीं है, लेकिन एक जन नेता तो जरूर हैं। मगर उनकी लोकप्रियता और खासकर बढ़ती लोकप्रियता के आगे बीजेपी का सारा तमाशा धरा का धरा रह जा रहा है और उसके सांसदों को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कभी चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी पर टिप्पणी करने की जरूरत पड़ रही है। राहुल विपक्ष के दमदार नेता हैं और अब तो पूरा विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में अकेले पड़ रही बीजेपी के लिए 2024 में जीत दर्ज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसका अंदाजा बीजेपी भी अब लगा रही है, क्योंकि इस बार उसका सामना विपक्षी दलों से अकेले नहीं होगा, बल्कि अब तो कम से कम 15 विपक्षी दल एक साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं। 23 जून को पटना में विपक्ष की एकता के लिए बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई दलों के दिग्गज जुटने वाले हैं। बीजेपी अब इस बैठक को लेकर दबाव में दिख रही है। अभी तक मीडिया ये सवाल पूछ रहा था कि विपक्षी एकता तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहां तो प्रधानमंत्री पद के ढेर सारे दावेदार हैं, इतने दावेदारों के बीच एकता कैसे संभव होगी। लेकिन अब दिखने लगा है कि एकता तो बन रही है, इसीलिए अब दूसरा सवाल उठाया जा रहा है कि जब इस विपक्षी एकजुटता को कांग्रेस ही नेतृत्व देगी तो बाकी कैसे बर्दाश्त करेंगे। यानी कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी एकता कैसे संभव है, अब यह सवाल भी उठाया जा रहा है। यानी किसी भी तरह विपक्षी एकता में दरार डालने की कोशिश मीडिया के एक धड़े के जरिए हो रहा है। लेकिन विपक्षी दल अब बिखराव का नुकसान समझने लगे हैं और शायद इसीलिए छोटे मोटे मतभेद को किनारे रखकर एक साथ आने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने इस बारे में जो कुछ कहा मीडिया से, आइए उसको सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह तय करना बीजेपी का काम नहीं है कि विपक्ष के सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वे डरे हुए हैं, आगामी चुनाव को देखकर तो और भी डरे हुए हैं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। कोई वैकेंसी नहीं है, वो तय पहले ही कर देते, चुनाव क्यों करा रहे? तो ये सब बेकार की बातें, उनको कहने दीजिए ना। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, अभी कर्नाटका हार रहे हैं, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे हैं, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए मत, अभी सब उनसे बात नहीं हो पाई, बाकी और सब लोग तो ही तो आप समझिए ना, लगभग 15 पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी के सब और सभी पार्टी के, ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, जो आ रहा है लीडर आ रहा है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, तो कल पता ही ना दिया गया है। तो दोस्तों ये तो साफ है कि इतनी बड़ी बात कि तमाम राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी हारेगी, तेजस्वी यादव हवा में तो कहेंगे नहीं। दरअसल तेजस्वी देश के हालात को समझ रहे हैं और बीजेपी भी अपनी स्थिति को भांप रही है। इसीलिए अब बीजेपी एनडीए के पुराने साथियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, एआईडीएमके, ऐसे तमाम दलों को जोड़ने में एक बार फिर से बीजेपी लगी है। खबर है कि जेडीएस भी बीजेपी के खेमे में या पाले में या बीजेपी के साथ आ सकती है। शिवसेना का शिंदे गुट तो पहले से ही बीजेपी के साथ है। बीजू जनता दल और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी भी बीजेपी की दोस्त हैं।
मायावती और चिराग पासवान जैसे नेता आगे क्या रुख अपनाते हैं ये पता नहीं, मगर उनके किसी भी खेमे में होने से कोई खास फर्क अब नहीं पड़ने वाला है, ये भी साफ है। तेलंगाना की बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपना प्रतिद्वंदी मानती है, इसीलिए वो शायद अकेले ही रहे। इसीलिए पूरे समीकरण में फिलहाल विपक्ष ही दमदार दिख रहा है और बीजेपी इसीलिए अभी से चुनावी कमजोरी महसूस करने लगी है। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता के आगे पस्त होती बीजेपी अब अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रही है और मोदी जी की एक अकेला वाली बात, एक अकेला सब पर भारी, यानी मोदी जी की एक अकेला वाली बात को खुद बीजेपी ही काट रही है। संघ जो है वो तो पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अब केवल मोदी जी के चेहरे या हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो क्या अब विपक्ष और उनमें भी राहुल गांधी पर सीधा प्रहार जो है वही बीजेपी के पास एकमात्र बचा हुआ रास्ता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बहुत कुछ इस पिटारे में एक अकेला बीजेपी पर भारी, कौन एक बोझ या भार समझते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं। धनंजय कुमार जी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय जी आपका स्वागत है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु जी, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। एक अकेला सब पर भारी, किस पर भारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? चलिए मीनू जी, सबसे पहले आपके पास सवाल नहीं, सीधा बहुत कुछ रख चुका हूं, सवाल रखकर और थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो हमारे तमाम साथी कहते हैं आप ज़्यादा बोलते हो, तो इसलिए थोड़ा कम बोलने की कोशिश करता हूं। मीनू जी क्या कहेंगे? जी राजीव जी, एक अकेला पूरे देश के ऊपर भारी पड़ रहा है। जैसे ज्योतिष में कहते हैं ना, शनि भारी है उनका, शनि इस टाइम बृहस्पति भारी है और बुध भारी है, जैसा तो वो ऐसा है कि एक अकेला इस देश के ऊपर भारी पड़ रहा है। आज की नई ताजा खबर है कि चीन ने उत्तराखंड वाले सीमा के ऊपर गांव बसा लिए हैं। 100 से ज्यादा गांवों का नक्शा, सैटेलाइट पिक्चर जारी की गई है। उसके साथ ही जो इन्होंने अखंड भारत का नक्शा या अशोक के साम्राज्य का बताते हैं जिसको ये लोग, वो नक्शा जो लगाया था उसके जवाब में नेपाल ने नाराजगी जाहिर की थी, उसको डिसमिस कर दिया इन्होंने। तो अब नेपाल के मेयर, जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने लगाया है अपने ऑफिस में एक नक्शा। उसमें उन्होंने उत्तराखंड से लेके कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तक का इलाका अपने यहाँ दिखाया है। इधर बंगाल का पुरुलिया तक का इलाका उन्होंने अपने इलाके में दिखाया है। सिक्किम, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा इलाका अपने इलाके में दिखा दिया है कि जो विश्व गुरु होने की जो छवि है वो एकदम भरभरा के गिर रही है। और जो आपने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा से जो बीजेपी बौखलाई है और जो ये 2 दिन से चल रहा है कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस में वहां के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स से मुलाकात की है, तो उससे बीजेपी घबराई हुई है और उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। वो लोग बयान दे रहे हैं, क्यों गए, कैसे गए, क्या राहुल गांधी जो है मोदी की का तख्ता पलट करने की तैयारी में है, ये इमरान खान का तख्ता पलट करने के लिए बदनाम है आदमी। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये लगता है राहुल गांधी वहां तख्ता पलट के रहे, और देखिए व्हाइट हाउस में ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी गए और घंटी दबाई और अंदर चले गए, ऐसे तो गए नहीं होंगे, बुलाया गया होगा। बगैर बुलाए कोई वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो राहुल गांधी वहां गए हैं और आपको लगता है कि तख्ता पलटने के इरादे से गए हैं, तो आप में अगर हिम्मत है तो आप 21 तारीख को यूएस की विजिट कैंसिल कर दीजिए अपनी। भाई जो सरकार आपके तख्ता पलट की षड्यंत्र रच रही है, यूएस सरकार राहुल गांधी से मिलके, तो आप उस देश की यात्रा पे जा क्यों रहे हैं? या यूं ही बोलना मतलब ये नहीं पता है कि राहुल गांधी का जिस बात के लिए विरोध कर रहे हैं ये आपकी यूएस के सामने गलत पड़ेगा, उनके लिए गलत है। इनको विदेश नीति की समझ नहीं है, डिप्लोमेट माए शाही जो दिमाग में आता है वो बकना शुरू कर देते हैं। अब बक रहे हैं, राहुल गांधी भारी है तो है भारी, और कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गए हैं। इस बार की जो यात्रा, यूएस की जो यात्रा रही है, उससे रटल्ड है बीजेपी, अंदर तक सब कुछ हिल गया है उनका। और आप ये देखिए कि अंदर अब आप किसने सो फाइन लैंग्वेज में उसको लिख दिया है, बड़े वील्ड है बिल्कुल लैंग्वेज, और उसको बचाने में लगे हुए हैं।
जो बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी या जो कुछ ट्रोल वेबसाइट्स भी हैं, उनकी कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उसमें बताया जा रहा है कि आप मोदी के ऊपर कब तक करते रहेंगे, कुछ क्षेत्रीय नेतृत्व भी करेगा या नहीं। अरे भाई, आपने करने कहाँ दिया? आप हमेशा ही जाते, किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है, आप वहां ये डबल इंजन की सरकार लेके बैठ जाते हैं। कर्नाटक में जो आपने किया कि मुझे वोट दो, बटन दबाओ तो मुझे वोट डलेगा, मेरे ऊपर भरोसा करो। जब आपने इतना ज्यादा अपने आप को वहां इम्पोज कर रखा है राज्य सरकारों के ऊपर, तो उनके पास चारा भी कोई नहीं है। कौन से मुख्यमंत्री की या किसी भी वहां के लीडर की हिम्मत है कि मोदी जी की बात करे बगैर वो अपना कैंपेन शुरू कर दे? उनका तो शुरुआत ही वहीं से होती है, मोदी आरती से। तो आपने जब इतना आपको अपने आप को हर चीज के लिए जिम्मेदार, पार्टी की जीत की हर जीत के लिए आपने खुद को जिम्मेदार ठहराया हुआ है, बनाते हो आप, श्रेय लेते हो, तो आप ये भी श्रेय आपको लेना पड़ेगा जो आपकी पार्टी की हालत हो रही है। तो अकेले मोदी केवल इसके ऊपर नहीं, देश के ऊपर भी भारी है। इसमें देखिए, कांग्रेस जो है हेड ऑन ले रही है इस विचारधारा को। अभी आपने पढ़ा होगा कि कर्नाटक सरकार ने अब उन चीजों का रिव्यू करने की तैयारी की है, उन जमीनों का जो कि आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों को दी गई हैं इस पुरानी सरकार के टाइम में, जो भाजपा की पुरानी सरकार थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुक्का है बीजेपी को, धक्का लगेगा इस चीज से। और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको विचारधारा का उन्मूलन करना, इस विचारधारा को कमजोर करना है, तो कुछ ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स जो सरकारें हैं गैर भाजपा शासित, वहां लिए जाने चाहिए ताकि इनके उसके ऊपर लगाम लगे। और जो मोदी जी हैं, उनका तो ये इतना गंदा जेस्चर है, इतना शर्मनाक जेस्चर है कि प्रधानमंत्री की तरह बोल रहे हैं। ये जैसे मोहल्ले के जो होते हैं ना, नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाला भी बेहतर भाषण देता होगा, जिस तरीके से छाती पीट पीट के और आंखें फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है या प्रधानमंत्री की मुद्राएं हैं? ये देखिए कितना अजीबोगरीब, मतलब शर्मनाक है ये। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें। एक अकेला बीजेपी पर भारी, कौन भारी, कैसे भारी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा अभी भी वो छाई हुई है हिंदुस्तान में, और अब 9 साल के जश्न में ऐसा रमना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन वहां पर सब निकल करके और सीधे राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए तो सीधा और एक ही बात हो रही है। कोई इश्क मोहब्बत की बात कर रहा है तो कोई सीधा हमला कर रहा है राहुल गांधी के ऊपर। कोई बता रहा है कि राहुल गांधी को मोहब्बत किससे करनी चाहिए, तो कोई सीधा कह रहा है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, एक नहीं 9 सांसद निकल के बाहर आते हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं, राहुल गांधी के नाम खुला पत्र लिख रहे हैं। ये सब चल रहा है और इन सब के बीच एक तैयारी चल रही है विपक्षी एकता की, वो भी भारी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि मैं एक अकेला, और वो भी कहां, लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, राज्यसभा में। वो भाषण अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया, 9 फरवरी 2023 इसी साल का भाषण है। इनके भाषण से ठीक 4 दिन पहले यानी 5 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था और उस भाषण में पूछा था कि मोदी जी पहले ये तो बताइए कि आपका और अदानी का रिश्ता क्या कहलाता है। ये भाषण राहुल गांधी ने दिया था, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चित। इसके बाद ऐसा हुआ कि राहुल गांधी सदन से बाहर हो गए, आउट, बिल्कुल घर से भी आउट। देश से बाहर गए तो वहाँ उन्होंने घेरने की कोशिश की, तो यहाँ फिर से घेरने की कोशिश राहुल गांधी को हो रही है। कौन किस पे भारी पड़ रहा है यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, क्या कहेंगे तमाम मसलों पे, और उसमें देश की राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऑर्गेनाइजर लिख रहा है, आरएसएस का मुखपत्र लिख रहा है, आज नहीं 23 तारीख को लिखा है, 23 मई को। अभी आप लोग देख चुके, दोबारा भी एक बार कहूँगा कि उसको कभी बीच में एक बार स्क्रीन पे ले आइए। हमारे तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए साफ लिखना है ऑर्गेनाइजर का कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि मोदी जी का करिश्मा अब अकेले कारगर नहीं होगा और उसके लिए स्थानीय नेतृत्व की ज़रूरत होगी, लेकिन बीजेपी में तो हर जगह मोदी जी ही छाए रहते हैं। ये बात ऑर्गेनाइजर 23 तारीख को लिख रहा है कि अब सही समय आ गया है कि बीजेपी वास्तविकता को स्वीकार करे। स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व और प्रभावी निष्पादन के बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व पर्याप्त नहीं होगा।
छोटी मोटी बात नहीं है प्रोफेसर रविकांत जी। और यहीं से शुरुआत करते हैं। तो एक तरफ हिंदुत्व, प्रधानमंत्री का करिश्मा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी गति बढ़ी है, जो उन्होंने कहा कि ये एक नया अवतार है राहुल गांधी का, वो नए अवतार को अब अमेरिका में भी लोग सलाम करने लगे हैं। वहाँ भी जो विश्लेषक हैं वो लोग भी, जो भी मिले राहुल गांधी से, जिन्होंने भी सुना राहुल गांधी को, वो कह रहे हैं कि ये वो राहुल गांधी नहीं है। और क्या राहुल का करिश्मा बनाम मोदी का करिश्मा, ब्रांड छोड़ देते हैं, वो सब बिजनेस की बात है, लेकिन करिश्मा की बात हम और आप मीडिया के लोग तो कर ही सकते हैं। तो किसका करिश्मा किस पे भारी नजर आ रहा है प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, मैं राहुल गांधी के ही एक वक्तव्य से आज की चर्चा शुरू करूंगा। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक सवाल का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तुलना करते हुए कहा कि एक होता है पावर, एक होता है फोर्स। बीजेपी फोर्स वाली पार्टी है और उस फोर्स के जरिए वो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के सामाजिक न्याय को, इस देश के पत्रकारिता को, इस सब को खत्म कर दे रही। और हमारे पास है वो पावर जिसके जरिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि गांधी जी कहा करते थे कि जो अहिंसा है वो कायरता नहीं है। अहिंसावादी होने के लिए बहुत वीर होना जरूरी है, बहुत उत्साही होना जरूरी है। तो इसी से मैं इसको जोड़ता हूं कि जहां आपने लिखा एक अकेला बीजेपी पर भारी, अब एक तो बोझ बन गया है और एक सामने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और दोनों से पार पाना है आरएसएस को भी और बीजेपी को भी। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बहुत बोना कर दिया है। आप छत्रपों की बात कीजिए, कोई मुख्यमंत्री आपको ऐसा दिखेगा जो अपने बलबूते चुनाव जीत सकता है? उसमें केवल एक नाम अपवाद स्वरूप है, योगी आदित्यनाथ का। और हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा चाहे आप गुजरात में देख लीजिए, आप दूसरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, या और दूसरे जो राज्य हैं, हरियाणा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की क्या स्थिति है वो भी हम लोगों को पता है। तो कोई क्षेत्रीय छत्रप उन्होंने मजबूत नहीं रहने दिया एक अकेला भारी कहने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने बोला था उसके लिए उन्होंने पूरा पीछे बीजेपी की लीडरशिप को समाप्त करने के बाद ये उनको एलान हुआ होगा कि अब तो सब पर भारी है वो। दूसरी तरफ आज आरएसएस कर्नाटक के चुनाव के बाद जो चिंता कर रहा है और उसने सीधे तौर पर कहा है कि हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के छवि और ब्रांड के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये कर्नाटक के चुनाव में दिखा साफ तौर पर कि वहां नरेंद्र मोदी ने 10-12 दिन अपने आप को झोंक दिया। सीधे तौर पर उन्होंने चुनाव को अपने चेहरे पर केंद्रित कर लिया था और बाद में वो कांग्रेस की गुगली में फंसे। जब पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कांग्रेस ने की तो नरेंद्र मोदी को लगा कि यूरेका अब तो मिल गया, बस चुनाव जिताओ मंत्र मिल गया। और उन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली के साथ जोड़ करके पूरी कैंपेन की और नतीजा क्या हुआ? अगर बजरंगबली की बात नहीं करते मोदी जी तो शायद बीजेपी की कुछ इज्जत बचती। 30 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हुई है, इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता था। आरएसएस इस बात को समझ रहा था और इसलिए वो पूरा थीसिस निकल करके आई है कि अब इसके बलबूते चुनाव नहीं जीते जा सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस अब एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के विकल्प पर चर्चा करेगा, उसमें योगी आदित्यनाथ होंगे, अमित शाह होंगे, नितिन गडकरी होंगे या कोई और होगा। तो मोदी जी की जो फोर्स था, जो अपना वजन था, वो बेहद कमजोर हो गया है। दूसरा, मैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझता हूं कि मोदी जी क्या करें। हम लोग जानते हैं कि 12.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में उन्होंने आरएसएस को नहीं जमने दिया। यही केंद्र में आने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने आरएसएस भी एक तरह से बौना हुआ। उनके अपने फैसलों में
आरएसएस का कोई रोल नहीं है, बाकी दूसरे फैसलों में भले ही आरएसएस भारी रहा हो। अब पलटवार नरेंद्र मोदी इसको कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने बचाव में और हिंदुत्व को धार देने के लिए, अभी अगस्त आ रहा है, 5 अगस्त को बहुत सारे बड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें एक फैसला यूसीसी का हो सकता है, यूनिवर्सल सिविल कोड का, जिसके जरिए फिर से हिंदुत्व की धार को या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज किया जाएगा। और दूसरा सेमीफाइनल जिसको हम लोग कह रहे हैं, 4 राज्यों के चुनाव, और वहां पर बीजेपी की हालत खस्ता है, चारों राज्यों में लगभग बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। अब आप सोचिए कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले दूसरा सेमीफाइनल भी नरेंद्र मोदी हार गए तो क्या होगा इस छवि का? तो इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव तक आते आते आरएसएस नहीं, बीजेपी की वो लीडरशिप भी प्रहार करना शुरू कर देगी जो खामोश डरी हुई बैठी हुई। और एनडीए का तो छोड़ दीजिए, एनडीए के कौन दल आएंगे नरेंद्र मोदी के साथ? जब तक उनको जरूरत नहीं थी तब तक उनके साथ क्या बिहेवियर किया है नरेंद्र मोदी ने, वो भूले नहीं हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी समय के पहले चुनाव कराएंगे। हो सकता है कि दिसंबर में मंदिर बंदर का उद्घाटन करके और इधर जो यूसीसी के जरिए विभाजन करके वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पैंच हैं वो भी क्या उनको बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि यहां पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भूमिका आती है। वो राहुल गांधी जिनके बारे में इस देश के मतदाताओं की नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों की धारणा बहुत अलग थी, जो अभी अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बदले हैं। मैं नहीं समझता, मुझे लगता है कि धारणा बदली है। राहुल के बारे में जिन लोगों ने ये सोचा कि वो चीजों को नहीं समझते हैं या कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, राहुल गांधी ये हैं। और मैं तो एक बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी जब भारत में आए और उसके बाद उनके पूरे वक्तव्यों का और उनके जो संवाद हुए हैं उनका अगर विश्लेषण होगा तो राहुल गांधी की शख्सियत एक बहुत व्यापक स्तर पर दिखाई पड़ेगी, जिसमें अतीव बौद्धिकता, जिसमें एक पेनी समझ, जिसमें विदेश नीति से लेकर के आर्थिक नीति तक का और सामाजिक न्याय की राजनीति की पूरी सलाहियत, ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। और कांग्रेस जिस तरह से चल रही है वो नरेंद्र मोदी को, मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी पर भारी हुए हैं और बोझ साबित होंगे। और मैं एक बार कह चुका हूं कि हर विचार का एक समय होता है, हिंदुत्व के विचार का भी अब समय अंत बिल्कुल निश्चित आ गया। हाँ, थोड़ा भी चलेंगे वो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब वो बिल्कुल कगार पर है कि वहां से उसको उतरना है, उसका पतन होना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आपने लिखा है उसमें मोदी बीजेपी पर बोझ साबित होंगे और राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के सामने बड़े पावरफुल नजर आए। जी, तो इसीलिए ये एक और भारी, अब कौन एक है और कौन भारी है, कौन बोझ है, ये इसी का विश्लेषण कर रहे हैं दोस्तों हम, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है राहुल गांधी ने। बीजेपी के सामने एक लंबी लकीर खींच दी गई है विपक्षी एकता के जरिए, जो 23 तारीख को हम और पटना में जो होने जा रही है मीटिंग, उसके बाद और सामने आएगी। और इससे पहले राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा ने बहुत तकलीफ में डाल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत सारे सवाल, 49 क्वेश्चंस यानी 49 सवाल तैयार किए गए हैं जो मोदी जी के सामने रखे जाएंगे अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और ये जो आप कल 17 सिविल सोसाइटीज़ के सामाजिक संगठनों के लोगों का हम जिक्र कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप राजकीय भोज में मत बुलाइए कहा गया है जो बाइडन से, उनकी सरकार से,
ये भी कई सारे सवाल उस चिट्ठी में लिख करके, और उस चिट्ठी को सार्वजनिक, ये चिट्ठी आपके सामने है, इस चिट्ठी में इन लोगों ने रखी है और एक एक बातों का प्रमाण दिया गया है। ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं आप, ये सब कुछ लिंक हैं कि कब हिंदुस्तान में कहां, किस बारे में, कौन सी घटना, उसका जिक्र और किस अखबार में, किस मीडिया हाउस ने छापा। और दुनिया के, ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के कुछ अखबारों, ये दुनिया के अलग अलग अखबारों का जिक्र है इसमें। तो सारे तथ्यों के साथ ये 17 सिविल सोसाइटीज के लोगों ने चिट्ठी लिखी है और 49 अलग सवाल लिख कर रखे गए हैं, आइडेंटिफाई करके रखे गए हैं कि इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा, जिसमें भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में तो चर्चा होगी ही। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, ऐसे तमाम जो खुद कह रहे थे कि मैं भारी हूं एक अकेला, वो कई सारे बोझ के साथ या बोझों के तले दबे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बोझ हो गए हैं? लेकिन उधर पटना में जो कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार ने अभी पिछले दिनों जो मीटिंग की है और विपक्षी एकता की जो तस्वीर सामने आई है, एक जल्दी से एक झलक दिखाना चाहता हूं कि कब कब नीतीश कुमार ने क्या क्या मीटिंग्स की हैं। अगर वो झलकियां अगर आ जाएं स्क्रीन पे तो ले आइए। कब किससे मुलाकात हुई है इनकी, नीतीश कुमार की, जरा हाँ नीचे का भी हटा लीजिए, हेडलाइंस हटा लीजिए। नीतीश कुमार की मुलाकातें देखिए। पहली मुलाकात 31 अगस्त 2022 को तेलंगाना के सीएम और टीआरएस, जो अब बीआरएस हो गया है, नेता केसीआर के साथ हुई। अगली मुलाकात ये 31 अगस्त 2022 की, यहां से सुगबुगाहट शुरुआत होती है। 12 अप्रैल 2023 कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसी दिन इनसे मुलाकात। और इसी दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। इसके बाद आगे बढ़िए और हम देखते हैं कि 24 अप्रैल को, 12 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल 2023 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात होती है। और इसी दिन इधर लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होती है नीतीश कुमार की। 9 मई 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार। ये तमाम मुलाकातें इसलिए यहां सामने रख रहा हूं दोस्तों, इसलिए क्योंकि विपक्षी एकता की तरफ कैसे बढ़ रही है, ये पूरी की पूरी प्लानिंग कैसे इन लोगों ने की है, वो सामने आ जाए। 10 मई 2023 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उसके एक दिन बाद 11 मई 2023 को, यानी अभी से लगभग महीना भर पहले, एनसीपी के अध्यक्ष यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात होती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के। 11 मई को मुलाकात होती है इनसे। तो ये तस्वीर आपके सामने है और इन तस्वीरों के जरिए दोस्तों आप समझ सकते हैं। इसके बाद 21 मई को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से फिर से मुलाकात होती है नीतीश कुमार की। मुलाकातों का जो काम है ये कर रहे हैं नीतीश कुमार और इसके साथ साथ विपक्षी एकता की अब अगली मुलाकातें, बातें, बैठक, एक ही बैठक वो 23 तारीख को होने वाली है, 23 जून को होने वाली है पटना में। ये आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इससे अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे अंदर खाने तैयारी हो रही है। धनंजय कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, बहुत सारी बातें थोड़ा रखना जरूरी था क्योंकि कुछ तथ्यात्मक ढंग से आप लोगों के बीच हम पहुंचे, हमारे दर्शकों के बीच, कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, पटना में जो बैठक हो रही है और उसकी सुगबुगाहट शुरू हुई और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि तमाम जो एनडीए के घटक दल थे जो इनसे छिटक गए थे, बिदक गए थे, उनको अब अपने खेमे में लाने की कोशिश होने लगी। और एक दो मुलाकातें जो हुई हैं, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह की, वो खबर भी सामने आई है। एआईडीएमके के साथ में मुलाकात की खबर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल को भी अपने खेमे में लाने की सुगबुगाहट चल रही है। तो यानी कि कहीं न कहीं ये डर, ये भय सामने नजर आ रहा है। आपके पास आऊँ, लेकिन स्वागत करना चाहता हूँ आपसे पहले हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। धनंजय जी, सीधा आपके पास, क्या कहेंगे, एक अकेला कौन है वो जो बीजेपी पर भारी है? देखिए, कौन है वो तो अब हम उससे कहेंगे कौन है, तो मैं बोलूंगा जल से कौन है।
कौन भूमि से भारी, है ना। तो ये होता है कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। तो मैं ज्ञान और पाप की बात नहीं करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो ये 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वें में प्रवेश कर चुके हैं। और हम जिस प्रदेश से आते हैं या हिंदू समाज में हमने सुना है, ये बाकी प्रदेशों में भी ऐसा होता होगा, शायद मोदी जी ने नहीं किया, उनके यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन 10वां में बाल उतार दिए जाते हैं। जब मृत्यु होती है किसी अपनों की, तो जो 10वां होता है उसमें बाल उतरता है। और बाल उतरने के बाद जो है, मुझे लग रहा है कि जो संघ ने, ये जो ऑर्गेनाइजर अखबार ने जो कहा है, वो वही कोशिश कर रहा है कि जो भारी होने की बात कर रहे हैं, तो जो भारी हो जाता है उसको उतार देता है। वजन ज़्यादा लेकर के कब तक चलेगा आदमी। और एक बात मैं सच मानूं, अगर कहूं, तो मोदी जी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो वो संघ का किया है, बीजेपी का किया है। क्योंकि पूरी लीडरशिप जो थी, जो वाजपेयी जी के समय को याद कीजिए, एक पैरेलल एक लीडरशिप नीचे भी थी, एक दूसरी कतार थी, तीसरी कतार थी। वो सारी कतारों को मोदी जी ने खत्म कर दिया, अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर के। ये जो योगी है वो तो जबरन कतार में आके खड़े हो गए कि मैं भी हूँ, नहीं तो सारी कतारों को इन्होंने खत्म कर दिया। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है मैं गुजरात का देता हूँ। आप गुजरात में देखिए, पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ उसमें पूरे मंत्रिमंडल को हटा दिया, मुख्यमंत्री समेत। नया मंत्रिमंडल, नया मुख्यमंत्री आया, और चुनाव प्रचार में कहीं उसकी किसी ने चर्चा सुनी? बस एक व्यक्ति की चर्चा थी, और दूसरा व्यक्ति जो था वो अमित शाह। तो कांग्रेस का तो फायदा हुआ है। कांग्रेस का फायदा इस तरह हुआ है कि जब 2 पक्ष हैं और एक पक्ष अति कर दे, अतिवादिता का शिकार हो जाए, तो फिर जो है उनके साथ लोग जो है छिटकने लगते हैं। और अभी आप कह रहे हैं कि टीडीपी को जोड़ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल को जोड़ रहे हैं। वो एक रहीम जी का दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब जो है शिरोमणि अकाली दल से जुड़िए या टीडीपी से जुड़िए या किसी से जुड़िए, तो गांठ पड़ जाएगी। और जब गांठ पड़ जाती है तो रिश्ता में वो तरलता नहीं रहती। जो पहले तरलता थी वो नीतीश कुमार के साथ क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और मैं एक और बात कहूँ जो बड़ी जरूरी है कह देना, 23 जून को जो पटना में विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी दलों का जो होने जा रहा है सम्मेलन, नीतीश कुमार ये 2014 से कर रहे हैं कोशिश। 2014 में भी कोशिश की थी कि मोदी जी ना आए, क्योंकि मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी के जो काम करने का तरीका है, उसका वाजपेयी जी ने विरोध किया। और सबको लगता था इस देश में, जो इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो इस देश में जनतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश में संवैधान को काम करते देखना चाहते हैं, उन सबको लग रहा था कि मोदी जी आएंगे तो सब शिथिल हो जाएगा, सब पे वो हमला करेंगे। क्योंकि उनका राजधर्म जो है बड़ा अलग तरीके का, 1 मैन शो है। उन्होंने 1 मैन शो किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने वही किया, 1 मैन शो। तो नीतीश कुमार ने अब जो किया है वो देख लीजिए, ये है कि समाजवादियों ने ही बीजेपी को बनाया। आप याद कीजिए कि समाजवादी के गुण क्या रहे। समाजवादी के गुण रहे कि समाजवादियों ने या लोहियावादियों ने मुद्दों को उठाया, और आज़ादी के बाद जो जातियां सत्ता में वंचित थी, या कहिए कि नौकरियों में वंचित थी, या कहिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित थी, उन नेताओं को, उन जाति के लोगों को उभारने का काम किया लोहिया जी ने। उन जाति के लोगों को उभारने का काम किया समाजवादियों ने। और ये जो नीतीश कुमार उसी के प्रोडक्ट। इसके पहले आप कल्याण सिंह को देखिए, बीजेपी में भी कल्याण सिंह को जिस तरह से संघ के लोगों ने आगे बढ़ाया, वो उसी का नतीजा था। इस संघ पता था कि अगर हमको घुसना है पैठ कांग्रेस से इतर, तो हमको समाजवादी रास्ता चुनना पड़ेगा, और वो रास्ता उन्होंने। लेकिन जब आ गए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओबीसी को मंत्री बना दिया, और फिर से जो है वो ला दिया वही सवर्णवाद जिसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। सामाजिक न्याय का मुद्दा आज इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है, और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि जो वंचित जातियां हैं उनको अगर आप नहीं दिला पा रहे हैं सत्ता में हिस्सा, उनको आप नहीं दिला पा रहे हैं योजनाओं में हिस्सा, तो ऐसे राष्ट्र कैसे चलेगा? राष्ट्र को चलाने के लिए जरूरी है कि आप जो है सबकी भागीदारी, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चले, तभी तो सबका विकास होगा। दिया सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन मोदी जी ने इसको लागू नहीं किया।
मोदी जी ने वही लागू किया जो संघ ने कहा, और संघ ने कहा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए उन्होंने जो संसद भवन का उद्घाटन किया उसमें जो है मठ मंदिर ले आए, उसमें जो है अखंड भारत का फोटो लगा। धनंजय जी की आवाज़ कट रही है, धनंजय जी को रोकना चाहूँगा। आ गया धनंजय जी, प्लीज बोलिए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, थोड़ा वीडियो काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही थी, अभी रुक तो गया मैं था। कह रहा था कि जो है ये संघ की योजनाएं हैं, संघ का काम जितना मोदी जी को करना था वो कर चुके। नफरत का एक जो नाला बहाना था वो बहा चुके पूरे देश में। अब ये जो गटर मीडिया कह रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, देश में तो डंका बज नहीं रहा। देश में तो देखिए सारे विपक्ष उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो देश में डंका बज रहा है ऐसा मीडिया बोलेगा तो एकदम सामने सामने झूठा साबित हो जाएगा। और बिहार के नेता जो कहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी है, तो बड़का झूठा पार्टी तो देश में साबित हो चुकी है। अब विदेश में जो डंका बजाने की बात कर रहे थे वो भी खोखला साबित हुआ कि भाई वहां तो राहुल गांधी गए, जब राहुल गांधी नहीं तो विदेश में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो तो वही दिखाते थे, मोदी 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 करने वाले लोग दिखाते थे जो भाड़े पे आते हैं। अभी केजरीवाल कहीं गए हुए थे, बोल रहे थे, वहां लोगों ने मोदी मोदी कर दिया, केजरीवाल चुप हो गए, बहुत मनाने की कोशिश की। तो ये जो ब्रिगेड है, हल्ला ब्रिगेड, जो महाराष्ट्र में जो दंगे कराने की कोशिश की जा रही है, बिहार में दंगा कराने की कोशिश की गई, कर्नाटक में लगातार ये कोशिश हुई, यूपी में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, और जो महिला पहलवानों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटना मैं इसको बोलूंगा, दुर्घटनाएं जो घट रही हैं, वो तमाम चीजें जो है वो देश के जो संविधान है, देश में जो नीति नियम है, जो नैतिकता है, वो सब पे भारी पड़ रहे हैं और उसको दबा दे रहे हैं। और उसको इस तरह से दबा दे रहे हैं कि जनता उसमें करार रही है। उस महंगाई जो मुद्दा है, जो अस्पताल मुद्दा है, जो शिक्षा मुद्दा है, वो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। और फिर वो एक बचता है एक इनके पास मुद्दा, हिंदू राष्ट्र। लेकिन खाली हिंदू राष्ट्र करने से ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र करके यहाँ क्या लाना चाहते हैं? सवर्णवाद के अलावा, या कहिए कि जो है सामंतवाद के अलावा क्या लाएंगे? आपका जो हिंदू राष्ट्र है उसकी झलक तो दिख रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हैं, जिस तरह महिला पहलवानों के साथ कर रहे हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं के साथ आप कर रहे हैं, जिस तरह से आपके खिलाफ बोलने वाले नेताओं को या आपके खिलाफ बोलने वाले लोगों को जिस तरह से अपमान करते हैं, उनको क्रश करते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं, और आपके लिए जो ढोल बजा रहे हैं, जो आपकी जय जयकार कर रहे हैं, गटर मीडिया जो है उसको आप जो है तारीफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं केरला स्टोरी जैसी फिल्म को कि जीवंत दस्तावेज है, लेकिन अभी एक फिल्म आई है, सिर्फ एक बंदा भारी है, सिर्फ एक बंदा काफी है, आप देखिए, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप उसकी चर्चा कीजिए, देखिए कितनी अच्छी फिल्म बनी है, और जो है पास्को एक्ट जो है उस पर कितना बढ़िया ज्ञान देने का काम किया है देश की जनता। तो मोदी जी को उन तमाम चीजों से बैर है जो जनता को आगे बढ़ाता है, जो जनता को शिक्षित बनाता है, जो जनता को लोकतंत्रवादी बनाता है। जनता इनके लिए भेड़ है, और ये जो कहे वही सब मानो, इनकी मन की बात की सुनो, जनता आपकी मन की बात ना करे, ये इनका ये है। तो जनता अब इस देश की समझ रही है कि मोदी जी आपको 10 साल दे दिया, बहुत हो गया, अब आप घर जाइए, आराम कीजिए, दूसरे को आने का मौका दीजिए। क्योंकि आपके कथनी और करने का फर्क लोगों ने देख लिया। आपने जो कहा था 10 साल में एक वादा पूरा नहीं किया, कोई एक वादा बताएं, वो चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, सबको घर देने की बात हो, वो सबको शिक्षा में लाने की बात हो, बेरोजगारी दूर करने की बात हो, कौन सा काम किया? तो ये अब तो बोझ तो हो गए। जब कोई बच्चा घर में युवा होने के बाद भी वो नकारा हो, ना कमाए, घर में कुछ ला के न दे, घर की खुशहाली के लिए योगदान न कर सके, तो वो तो बोझ ही हो जाता है। आरएसएस को अब समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत लेट समझ में आया है, और ये घर इनका जो है वो छत बिछत हो चुका है, अब बचाने से बचने वाला नहीं है। और जो विपक्ष की जो एकता बन रही है, जो 23 जून को वहाँ सम्मेलन होने वाला है, इसका बहुत भारी असर होने वाला है, दूरगामी असर है। और ये 23 जून और 2023 दोनों भारी पड़ने वाला है मोदी जी पे, ये लिख लीजिए आप जी। 23 जून और 2023, 23 जून 2023, जी बिल्कुल सही आपने जोड़ा है, ये अच्छा याद दिलाया आप। आखिरी सेंटेंस आपका बहुत शानदार है धनंजय जी, याद रखेंगे, हम कई बार चर्चा में इसका जिक्र जरूर करेंगे। 23 जून 2023, दोस्तों आप लोग भी याद रखिएगा, 23 जून 2023 बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में डंका बजवाएंगे, और इधर विपक्षी दल पता नहीं क्या करेंगे। 2024 की तैयारियों के लिए कितनी सीटों पर
एक मत होंगे, एकजुट होंगे। और हालांकि ये डंका लंका बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। खैर, आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, 3 बातें यहाँ हैं महत्वपूर्ण। आप हेडिंग थोड़ा लेट आए हैं, जानता हूँ कि आप सुन रहे होंगे प्रोग्राम को। एक अकेला बीजेपी पर भारी, ये भारी के 2 मतलब हैं, एक बोझ भी है, एक भारी भी है। भार भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक के बोल रहे थे, पिक्चर, तस्वीर, वीडियो सब देख चुके हैं आप लोग। राहुल गांधी की तस्वीर भी है, राहुल गांधी भी बहुत इतने ऐसे भारी हो गए हैं बीजेपी पे कि बीजेपी के सांसद जो हैं अब राहुल गांधी के नाम खुला खत लिख रहे हैं। और एक सांसद महोदया, एक सांसद ही नहीं, मंत्री हैं, एक आम पोर्टफोलियो उनके पास है, वो इश्क और मोहब्बत का पाठ पढ़ा रही हैं राहुल गांधी को। तीसरी तस्वीर जो है वो है विपक्षी एकता की, जो अब 23 तारीख को है और जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि इस बार ताल ठोक करके सब तैयार हैं। क्योंकि आज संजय राउत ने भी जो बयान दिया है वो थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, नहीं तो फिर चर्चा देर हो जाएगी। ये संजय राउत का बयान है, ये बाद में सुनाऊंगा। इन्होंने भी विपक्षी एकता को लेकर के ही बात कही है। इन तीनों को अगर क्लब किया जाए, और चौथी बात, हाँ, ऑर्गेनाइजर की का जो संपादकीय है कर्नाटक इलेक्शन हारने के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ऑर्गेनाइजर साफ लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व दोनों अब काम नहीं आने वाला है। अब रीजनल पार्टीज को, रीजनल नेताओं को आगे बढ़ाना होगा। यानी कि संघ बोल रहा है, आरएसएस बोल रहा है कि प्रधानमंत्री का ग्राफ काफी नीचे जा चुका है। यानी घर के अंदर ही हाहाकार मचा हुआ है और बाहर राहुल गांधी तो दबोच ही रहे हैं। और राहुल का साथ देने के लिए पूरा का पूरा विपक्षी एक कुनबा जो है वो एकजुट हो रहा है। जाए तो कहां जाए, बोझ को कैसे हटाया जाए। अब क्या ये सोचने पर मजबूर होने वाली है बीजेपी, या मजबूर हो चुकी है, क्या माना जाए? जी राजीव जी, आरएसएस की बात से शुरू करते हैं। आमतौर पर धारणा ये है कि आरएसएस बहुत बुद्धिमान है, बड़े इंटेलिजेंट है, बड़ी दूर की सोचते हैं। बहुत देर से सोचा है ये जो सोच रहे हैं। अब तो मामला, बीमारी 3rd स्टेज पर है, अब उसका इलाज नहीं हो सकता। अब तो आप देखेंगे, केवल इसको फिल्मों में कहा जाता है कि अब दुआ काम करेगी, दवा नहीं काम करेगी, तो दुआई करें अब ये। क्योंकि देखिए, आरएसएस को क्यों मैं मानता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, और मैं इसको बहुत साल से इस बात को कहता रहा हूँ। देखिए, आरएसएस को समझिए, आरएसएस की 3-4 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो नागपुर में बैठती है, जो चित्त पावन ब्राह्मण है, जब से आरएसएस बनी तब से एक अपवाद को छोड़ के, जिसको वो मानते भी नहीं है अपना, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को। तो ये आरएसएस की जो इंटरनल लेयर है, ये इनके पास कोई बहुत, मैं कहूँगा कि बड़ी व्यापक समझदारी है समाज की, देश की, राजनीति की, कूटनीति की, अर्थनीति की। वहाँ कोई कंट्रोल रूम बैठा हुआ है जो रोज सुबह सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस की जो दूसरी लेयर है, जो वर्ण व्यवस्था को लागू रखने में, जो वर्चस्ववाद को जीवित रखने में विश्वास रखते हैं, वो दूसरी लेयर बड़ी ताकतवर है। उसमें जज हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस के लोग हैं और उद्योगपति भी हैं। ये दूसरी लेयर आरएसएस को और बीजेपी को संभालती है। मुझे लगता है कि इस दूसरी लेयर का समर्थन धीमे धीमे कम हो रहा है, या उसके विरुद्ध जो ताकतें खड़ी हो रही हैं वो भारी पड़ रही हैं उस पर। आप ही के शब्द से मैं चुरा रहा हूँ शब्द, कि जो दूसरी जो समाज की शक्तियां हैं वो इस आउटर लेयर पे भारी पड़ रही हैं। आरएसएस की आउटर लेयर ही आरएसएस को बचाती है। वो पुलिस वाले जो पत्रकारों और एक्टिविस्टों को जेलों में भेजते हैं, वो ईडी के अफसर जो विपक्षी नेताओं पे और खासकर समाज के वंचित वर्ग से आने वाले नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई भेजते हैं। ये जो दूसरी लेयर में मीडिया है, जो रोज सुबह शाम बपू बजाता है,
वो मीडिया भी उसी दूसरी लेयर का जो कॉरपोरेट है, उसके एक तो आर्थिक हित है और उससे बड़ा हित ये है कि उसको लग रहा है कि अगर अब हमने नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दिया तो जो हमको सैकड़ों साल से हमारा वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। इस डर ने नरेंद्र मोदी को बचा के रखा 10 साल। मुझे लग रहा है कि ये आउटर लेयर को लग रहा है कि ये अब नहीं हो पाएगा, अब उसको कॉम्प्रोमाइज करना है। अब उसको कॉम्प्रोमाइज उन सोशल और राजनीतिक शक्तियों से करना है जिसके पास संविधान की ताकत है। और अब दुनिया में वो कोई डिक्टेटरशिप करके 21st सेंचुरी में कोई ईडी सीबीआई के जरिए, कोई पुलिस के जरिए वो नहीं कर सकता। तो अब वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस का जो आपने बताया कि एडिटोरियल और जो कोई फाइंडिंग आई है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है, इसके दो आधार हैं। आरएसएस मार्च के महीने से वैसी एक प्रक्रिया और सर्वे कर रही थी जो नीतीश कुमार बिहार में कर रहे थे। एक सामाजिक सर्वे उनका चल रहा था। ये जो लिख रहे हैं वो सामाजिक सर्वे के आधार पर जो उनको फीडबैक मिला है उससे कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम बात है कि आरएसएस जो है उसका जो आउटर लेयर है वो या तो कमज़ोर हुआ है या उसको चुनौती बड़ी मिल गई है और अब वो समन्वय चाहता है। इसलिए आप देखिए कि एनडीए टूटता गया, खत्म हो गया। आज की तारीख में एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी वो है जो गुवाहाटी के रिसोर्ट में बनी, शिवसेना शिंदे गुट। तो शिंदे गुट तो मतलब सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद जो पार्टियां हैं वो सब एक एमपी वाली पार्टियां हैं जो दिल्ली में जो भी आता है उसके साथ होती हैं। मूलतः नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं। तो एनडीए को मोदी और अमित शाह मतलब वो रिवाइव नहीं कर सकते एनडीए को। ये वो एनडीए नहीं बना सकते जो वाजपेयी जी का था। सर के बल खड़े हो जाए फिर भी नहीं बना सकते। कोई और 3-4 सिंगल ले आए कहीं संग्रहालयों से उठा के फिर भी नहीं बन सकता। वो अब असंभव है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका एक सामाजिक आधार भी है। वो कांग्रेस बीजेपी नहीं है, वो सामाजिक आधार वाली पार्टियां हैं जिनका सामाजिक हित नहीं होगा अगर वो मोदी और अमित शाह के साथ जाएंगे। जो साधु सन्यासी और पंडित वहां दिख रहे हैं पार्लियामेंट में सिंगल लिए हुए, उनके साथ ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं जा सकती। वो जाएंगी तो उनका आधार छिन जाएगा। मैं आज आपके शो में कह देता हूं कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां जाएंगी वो अपना चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि वो कोई एनजीओ नहीं है, ना वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। कोई कह सकता है कि जी समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की पार्टी है, आरजेडी तो लालू यादव के परिवार की पार्टी है, होगा। लेकिन उनका जो सामाजिक आधार है वो सामाजिक आधार आरएसएस बीजेपी के साथ अब नहीं जा सकता। उतनी चेतना उसमें आ गई है जिसकी कई बार बात प्रोफेसर रविकांत यहाँ करते रहे। तो ये सामाजिक जो चेतना आई है उसका परिणाम है कि आरएसएस को अब दिख रहा। आरएसएस अगर बहुत इंटेलिजेंट होती राजीव जी, तो कई बार मैं आपके यहाँ कह चुका हूँ कि दक्षिण भारत में आधार खत्म हो रहा था, क्यों नहीं गए? और दक्षिण भारत अब जब भी जाते हैं तो उत्तर भारत का नारा लेकर जाते हैं। आप हिंदी का दही जमाते हैं वहां पे, आप नंदिनी के खिलाफ अमूल खड़ा करते हैं, आप भाषा को लेकर जाते हैं। दुनिया में अगर आरएसएस को इतनी बड़ी इंटेलिजेंट होते तो दुनिया में भाषा जो है वो धर्म से भी ज़्यादा बड़ा जोड़ने वाला और विभाजनकारी दोनों आधार है। पूरा यूरोप ईसाई है
लेकिन स्पेनिश बोलने वाला स्पेन में रहता है, जर्मन बोलने वाला जर्मनी में रहता है, इटालियन बोलने वाला इटली में रहता है। तो आरएसएस इसको समझ नहीं पाई। अब जो अगर वो कर रहे हैं वो बहुत देर है, अब तो उल्टी गिनती चालू हो गई है। और उल्टी गिनती कहाँ से चालू हुई? दो जगह से चालू हुई है। एक राहुल गांधी की पदयात्रा से, और दूसरा अडानी के जो ऊपर वो हुआ रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, उसने मोदी जी की दरी खींच ली है। अभी तक आप देख लीजिए, एक भी कहीं किसी को मिले गूगल करके तो बता दे, एक भी उद्योगपति ने और एक भी इंडस्ट्री चैम्बर ने अडानी के पक्ष में कभी बयान नहीं दिया। अब कोई कॉर्पोरेट नहीं आ रहा जिसने बनाया था इनको ये कहने के लिए कि मोदी विश्व के सबसे विजनरी नेता है। तो अब जितना डैमेज हो गया है वो रिपेयर नहीं हो सकता, और आरएसएस बीजेपी की मजबूरी है कि वो इनको ढोएगी। अब आरएसएस का अपनी अगर आकलन है ये है कि 150 सीटें अगर आएंगी, मोदी जी नहीं रहेंगे तो, और 170-180 सीटें आ जाएंगी अगर मोदी जी रहते हैं तो। अगर ये आकलन है तो 180 भी आ जाएं, मैं कह रहा हूं कि 225 सीटें भी आ जाएं, सरकार नहीं बना पाएंगे समर्थन लेके बाहर से। कोई साथ में आएगा नहीं। साथ में इसलिए नहीं आएगा, जो मैंने पहले कहा, कि जो सामाजिक आधार वाली पार्टियां वो साथ में नहीं आएंगी। राजीव जी बिल्कुल, सामाजिक आधार वाली पार्टियां और खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं, वो साथ नहीं आएंगे, ये तो तय मानिए। तो क्या एक ज़बरदस्त यहाँ पर देखा जाए कि बीजेपी के लिए परेशानी जो है वो खड़ी हो गई है? क्या बीजेपी एक ऐसी डेफिसिट में चली गई है जहाँ से उसे इतना ज़्यादा बीजेपी ने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है कि उसे उस गड्ढे को भर पाना, इस हिसाब से देखा जाए तो भर पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए क्या आरएसएस का मुखपत्र बार बार कह रहा है, चेता रहा है कि अब मोदी जी का करिश्मा और न ही हिंदुत्व, ये दोनों राग अलापने से काम नहीं चलने वाला 2024 का। लेकिन इन सब के साथ सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, राहुल गांधी का कद जिस कदर बढ़ रहा है वो भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण है, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है आरएसएस के सामने। आरएसएस तमाम मुद्दों पर बहुत नज़दीक से, बहुत गहराई से देख रहा है, लेकिन आने वाले 5 राज्यों में से 4 राज्य नज़र नहीं आ रहे हैं कि कहीं दूर दूर तक उसमें बीजेपी की जीत होने की संभावना है। समय अभी है। हिंदुत्व का राग अलापने वाली बीजेपी क्या हिंदुत्व के सहारे 2024 का चुनाव पार कर पाएगी? आरएसएस तो खुद बोल रहा है कि हिंदुत्व का राग अब काम नहीं आएगा। क्या एक राम मंदिर सामने रख देने मात्र से क्या बीजेपी को वो मुकाम मिल जाएगा जो मुकाम 2014 और 2019 में पाई थी बीजेपी? सवाल कई हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और बुलबुलें अगर फूटने का टाइम अगर हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो ख़त्म होने के कगार पे है, तो फिर बीजेपी के लिए एक और करिश्माई आदमी, करिश्माई नेता कहाँ से पैदा होगा? या यहीं से एक दूसरा विकल्प देश खोजेगा? कई सारे सवाल है। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। राजीव जी, देखिए वो दृश्य आप याद कीजिए जो तो आपने अभी दिखाया भी, जिस समय वो छाती ठोक कर मोदी जी कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, और पीछे जो लोग तालियां बजा रहे थे उनमें से बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कई कई बार चुनाव लड़ते आए हुए हैं, जबकि मोदी जी का जो संसदीय जो जीवन है लोकसभा का, वो केवल 2 ही कार्यकाल का है। वो ये नहीं जान रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, मतलब मोदी सब पे भारी है, तो वो शायद इसलिए खुश होकर तालियां बजा रहे हैं, मेजे थपथपा रहे हैं कि कांग्रेस पर भारी कह रहे हैं। असली बात ये है कि वो वाकई भारतीय जनता पार्टी पर भारी है, जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। और मोदी जो है वो अपने संगठन को किस तरीके से तबाह कर रहे हैं, और सारी लड़ाई लोगों को लग रहा है कि मोदी की असली लड़ाई कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस से नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, सबसे पहले जो लाइमलाइट में आए थे तो 2002 में आए थे। उसके बाद जब मोदी जी दंगे के बाद वहां पे गए थे, उन्होंने कहा थे कि आप राष्ट्र धर्म को निभाइए, और मोदी जी ने कहा वही तो मैं निभा रहा हूं। उन्होंने पहली जो लड़ाई की, उनका पहला जो द्वंद्व हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी ये जानते हुए भी कि ये राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, वो उनको हटा नहीं सके।
उसके बाद देखिए उनकी दूसरी जो लड़ाई हुई किस पर भारी पड़े, वो 2013 के आसपास पड़े, जब उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे को अपने रास्ते से हटा दिया। कांग्रेस के साथ जो उनकी लड़ाई है वो तो छिटपुट ही है, बहुत कम है। उनकी लड़ाई का बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा मैदान जो है वो जाता है अपने ही संगठन के खिलाफ जाता है। इस दौरान पिछले लगभग 8-9 वर्षों में आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री कितने बार नागपुर मुख्यालय गए आरएसएस के केशव कुंज में, जबकि पुराने जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो नियमित रूप से 5 साल में हर बार एक बार, जैसे लोग किसी न किसी तीर्थ स्थान में जाके आ जाते हैं, किसी जगह जाके आ जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा करके आ जाते हैं या पुष्कर में जाके आ जाते हैं, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी ये सारे बड़े नेता जो हैं वो नागपुर का चक्कर जरूर लगाते थे, एक बार प्रदक्षिणा करके आ जाते थे। मोदी ने आरएसएस के खिलाफ भी जो लड़ाई है वो पूरी की पूरी जीत ली है एक तरफ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर अपने मुखपत्र में कहा है कि मोदी का जो करिश्मा है, मुझे लगता है बहुत ही साहस के साथ उन्होंने कहा है। बहुत लगता है इसका खामियाजा मोदी को तो कम भुगतना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ऑर्गेनाइजर कुछ समय के बाद इसका कोई स्पष्टीकरण न छापे कि हमने ये बात क्यों कही है, क्यों नहीं कही। आप याद कीजिए पुराने समय में भी कुछ बार आरएसएस के मुखपत्र अपने लोगों के खिलाफ लिख चुके हैं, फिर उसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ गई थी। तो मुझे लगता है उनकी ये लड़ाई जो है अब आगे कहां जाएगी। अब आगे जो उन्होंने कहा कि आरएसएस के मुखपत्र ने कहा कि स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाना होगा, तो स्थानीय नेतृत्व तो है कहां, कौन से स्थानीय नेतृत्व को आप बढ़ाएंगे। स्थानीय नेतृत्व जो है पूरा का पूरा चौपट हो चुका है, और अब मोदी जो है अपने जिस तरीके से उन्होंने समांतर नेताओं को खत्म किया, साथ साथ वो स्थानीय नेतृत्व को लगातार खत्म करते आ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इन्हीं में से कोई न कोई उत्तराधिकारी जो है वो खड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने राजनाथ सिंह को, गडकरी को, ऐसे लोगों को भी किनारे कर दिया। एक समय सुषमा स्वराज थी, सुषमा स्वराज को भी उन्होंने, विदेश मंत्री वो थे, लेकिन मोदी जो थे वो ज्यादा काम करते थे। अब उनकी जो भावी लड़ाई किससे होगी, ये जो 3-4 चुनाव जो होने जा रहे हैं विधानसभा के, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, वो है उसके बाद उनकी सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी अगली, जिस पर वो भारी पड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखना होगा कौन भारी पड़ेगा, वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि अब आरएसएस जो है जिस प्रकार से उन्होंने यूपी में किया था कि जब जिन लोगों का मुख्यमंत्री बनने का नाम चल रहा था उनको हटा के आरएसएस ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर मोहर लगाई थी, वैसे ही अब लगता है कि उनकी अगली जो लड़ाई होगी वो योगी आदित्यनाथ के साथ होगी। तो सबसे पहले तो लोगों को इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए कि जो मोदी जी हैं वो कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने ही संगठन को लगातार खत्म कर रहे हैं, और उनकी सारी लड़ाइयां संगठन के भीतर भीतर भी है। दूसरी गलतफहमी लोगों को ये दूर कर लेनी चाहिए कि हमारा जो चैनल है उसको केवल प्रगतिशील ताकतें ही देखती हैं। मुझे लगता है कि आरएसएस वाले भी हमारे चैनल को बड़े ध्यान से देखते हैं, इसीलिए शायद हम लोग 3 मिलियन के पार हो गए हैं। आप देखिए ये बात हम लोग बार बार उठा रहे हैं कि कर्नाटक की हार के बाद मोदी के विकल्प की तलाश शुरू हो जाएगी और मोदी जो है वो अकेले पड़ते जाएंगे। अभी आप देखिए मोदी जी के साथ कौन है, मोदी जी अब लगातार अकेले पड़ेंगे, इसलिए उन्हें बहुत छाती ठोक ठोक के कहना पड़ रहा है कि एक अकेला सब पर भारी। अभी तक वो किस पर भारी थे, भारत पर भारी थे, भारत के लोकतंत्र पर भारी थे। भारत के लोकतंत्र को जिस तरीके से चौपट किया उससे आप समझ जाइए कि अब सब लोग मानने लग गए हैं कि भाई वाकई ये आदमी भारी है या नहीं है, लेकिन बोझ जरूर है। और अब विश्व इसको समझने लग गया है। अमेरिका जब जाएंगे तो अमेरिका में संदेश पहुंच चुका रहेगा कि भाई यह जो बोझ है भारत से चला रहा है, ये विश्व पर बोझ ना बन जाए। इसलिए एक सतर्क, लोकतांत्रिक रूप से एक सतर्क जो देश है उसने वहां पर एक तरह से घंटी बजा दी है कि आप किसको इनवाइट करने जा रहे हैं। तो ये जो बोझ है अकेला भारी है, ये बहुत पे भारी है। और इसके पहले कि लोग समझ जाएं कि केवल भारत पर ये बोझ भारी नहीं है, ये लोकतंत्र पर हो सकता है, वैश्विक लोकतंत्र पे हो सकता है। विश्व की जो नागरिक चेतना है, स्वतंत्रता की चेतना है, इस पर भारी न पड़ जाए, इसके लिए वहां के जो सजग लोग हैं उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि उनको 23 तारीख को किस प्रकार से रिसीव किया जाएगा, 22-23 तारीख के आसपास। दूसरी घटना जो है विपक्ष की एकता के बारे में, अंतिम बात केवल बहुत संक्षिप्त में कह दूं कि विपक्षी एकता जो है 23 के बाद शेप अप होनी शुरू होगी, निश्चित रूप से एक आकार लेगी। और अगर 1-2 काम हो जाते हैं, खासकर किसका नेतृत्व कौन करेगा, दूसरी बात मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो है वो अगर तय हो जाए तो एक बड़ी बात होगी। और अंतिम बात,
ऑफिशियली अधिकृत रूप से ये घोषणा कर दें कि हम 15-16 जो भी लोग आते हैं, हम 15-16 पार्टियां मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस बोझ से छुटकारा पाने की अपनी जो प्रक्रिया है उसको तेज कर देगी। राजीव जी, कितना भी तेज कर ले, लेकिन अभी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। दलदल में जब पैर हो, एक पैर फंस जाए तो दूसरे पैर को निकालने आप जाते हैं तो दूसरा पैर और भी, तो इस प्रकार आप बिल्कुल फंसे रहते हैं। वही हाल हो चुका है, आप बिल्कुल दलदल में इस ढंग से फंस चुके हैं कि आपका निकलना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमारा काम है सचेत करना हर पक्ष के लोगों को। खबर जो है वो खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम तो बैठ करके सिर्फ गप हाँकते हैं, लेकिन गलतफहमी में मत रहिए दोस्तों। गप नहीं, हम फील्ड में भी जाते हैं और कई बार आपने देखा ही है फील्ड में जाकर के, और फील्ड का बहुत बड़ा तंत्र है, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। 65 साल का हमारा जो अखबार है उसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके ज़रिए सारी चीज़ें हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि कर्नाटक चुनाव के दौरान हम लोग लगातार 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक, मैं खुद और प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, हम लोग कर्नाटक की खाक छान रहे थे, बारिश हो धूप हो जिसमें भी, लेकिन वहाँ से जो हम दे रहे थे रिजल्ट वही आया जो हम वहाँ से बता रहे थे। तो ये आपको समझना है, दूध का दूध और पानी का पानी आपको निकालना है उसमें से। ये बीजेपी के लोगों के लिए भी, आरएसएस को भी ज़रूरत है और ये कांग्रेस के लोगों की भी ज़रूरत है। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी का कद पहले से बढ़ता हुआ और दबाव जो है, जैसे जैसे राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी बहुत दबाव में नजर आ रही है। देखिए, लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं है अमलेंदु उपाध्याय जी जिस दिन राहुल गांधी के खिलाफ बात ना आए, राहुल गांधी पर वार न किया जाए। विपक्षी दल के नेता हैं तो खिलाफ में बात होगी ही, सत्ता पक्ष के लोग उनके पक्ष में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात यही है कि आखिर रोज क्यों याद किए जाते हैं राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया है? और उसमें भी राहुल गांधी के कारण 12 तारीख की मीटिंग को विपक्षी दलों ने 23 तारीख को कर दिया है। 23 जून 2023, धनंजय जी जैसे कह रहे थे, तो 23 जून 2023 को कर दिया गया। ये राहुल गांधी का कद ही तो है, या राहुल गांधी का भार इतना ज़्यादा हो गया है कि एक अकेला सब पर भारी सीना ठोकने वाले अब वो खुद ही अलग थलग दिखाई दे रहे हैं अपनी पार्टी में। आने वाले समय में और अलग थलग दिखाई देंगे। और बहुत शानदार ढंग से अभी विश्लेषण कर रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जो बता रहे थे कि कैसे धीरे धीरे पुराने कुनबे को बाहर किया गया। आप अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने साथियों को धीरे धीरे अलग करते हैं तो एक न एक दिन तो आता है कि जब आप अकेले हो जाते हैं, और शायद ये वो दिन आ गया है क्या? निश्चित तौर पर राजीव जी ये दिन आ गया है, मुझे लगता है कि कुछ जल्दी ही नज़दीक आ गया है, और इसकी आशा जो है या आशंका जो है वो जो सब पे भारी हैं, जो अकेले पड़ गए हैं, अब उन्हें रही नहीं होगी कि ये समय इतनी जल्दी आ जाएगा। असल में राजीव जी होता ही है कि कोई भी षड्यंत्रकारी जो है जब कुछ षड्यंत्र रचता है तो वो ये सोच के रचता है षड्यंत्र अपने गुणाभाग करके कि अंत में विजय मेरी होनी है, मैं इस तरीके से सबको निपटा दूंगा। लेकिन परिस्थितियाँ किस तरीके से बनती हैं और कहाँ आकर के कीचड़ में जो है वो फंस जाते हैं। कीचड़ में हमेशा कमल नहीं खिला करता है, कीचड़ में लोग फंसा भी करते हैं, डूबते भी है कीचड़ में। तो कीचड़ में कमल खिलने की बजाय कब डूबने लग जाएंगे तो ये पता नहीं चलता है। तो अब स्थिति वही हो गई है कि कीचड़ में कमल खिलने की बजाय कीचड़ में जो है धंसना शुरू हो गए। और कीचड़ की खासियत ये है राजीव जी कि आप उसमें से जितना निकलने की कोशिश कीजिए आप उसमें और उतना धंसते चले जाते हैं। तो ये भी एक कीचड़ की खासियत है। तो कीचड़ को भाई लोग जो केवल कमल खिलने के रूप में ही देखते हैं, मगर कीचड़ की जो दूसरी खासियत है, जो असली खासियत है, उसको लगातार नजरअंदाज करते रहे। अब ये पता नहीं कि जानबूझ के नजरअंदाज करते रहे या उनको ज्ञान नहीं था, अब या बुद्धू थे, अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या थे क्या नहीं थे। बहरहाल जब कोई भी काम किया जाता है, कोई भी व्यू रचना की जाती है तो अच्छे बुरे सारे पक्ष उसके देखे जाते हैं और उसके हिसाब से भी किया जाता है। अब चाणक्य कैसे हैं वहाँ पता नहीं, किस तरीके के चाणक्य हैं जो जिस तरीके की व्यू रचना कर रहे थे। आपको राजीव जी याद होगा कि पिछले 9 साल तक लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया और IT सेल है वो एक जुमला बार फेंकता था कि जब तक राहुल गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तब तक मोदी जी को कोई हराने वाला मौजूद नहीं है। यानी वो उसी एक गेम प्लान का हिस्सा था कि राहुल गांधी तो बहुत बुद्धू आदमी है और जब तक ये रहेंगे तब तक मोदी जी की बल्ले बल्ले है। अब समझ में आ रहा है कि ये अगर राहुल गांधी है तो मोदी जी अब किसी हाल में बचने वाले नहीं है। ये लगता है कि
शायद समझ में आने लग गया होगा। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक तरीके से राहुल गांधी के स्वयं के शब्दों में कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, उनकी जो छवि खराब करने का प्रोजेक्ट तैयार किया था, इसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च किया था, उसको एक झटके में उन्होंने तोड़ दिया। तो वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो धारणाएं बनाई गई थी राहुल गांधी के बारे में, और इसकी ये धारणाएं थी वो आम जनमानस के भीतर नहीं थी राजीव जी। जो हमारा सेकुलर खेमा कहा जाता है, जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, उनके अंदर भी ये धारणा थी कि राहुल गांधी जो है वो उस तरीके की उनके अंदर क्षमता नहीं है जिस तरीके की अंदर राहुल गांधी मतलब गांधी नेहरू परिवार के वारिस के पास होनी चाहिए। लेकिन अब जब राहुल गांधी का रूप निकल करके सामने आ रहा है तो असली राहुल गांधी लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बनाई हुई धारणा थी उसको राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से तोड़ चुके हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां पैदा हो रही हैं, और राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार जनता से उनका संपर्क हो रहा है, तो जनता से जिस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, जनता की भाषा में कनेक्ट हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां बढ़ रही हैं। पिछले 9 सालों के दौरान हुआ क्या है राजीव जी, कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति केंद्रित जिस तरीके से होती गई और पूरी भारतीय जनता पार्टी पे गुजरात लॉबी का कब्जा होता गया, उससे भारतीय जनता पार्टी समाप्त होती गई और एक व्यक्ति या एक राज्य का जो उस पर कब्जा होता गया। तो इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले दिनों में भुगतने होंगे। और कर्नाटक की में जो परिस्थितियां बनी और जिस तरीके से कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आगे बढ़ करके, मतलब अन्य राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को इस तरीके से दांव पे नहीं लगाया था जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में स्वयं को जाकर के दांव पे लगाया, और उसके जो परिणाम आए और जिस तरीके से वहां जो है लगभग 1/3 सीटों पर बताया जाता है कि जमानतें जब्त हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी रैलियां और अमित शाह की इतना समय देने के बाद मतलब मणिपुर जलता रहा, हमारा गृहमंत्री मणिपुर गया ही नहीं, मणिपुर में उसने कोई बैठक की ही नहीं, वो कर्नाटक में ही डेरा डाले रहा चाणक्य जो था हमारा। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त तरीके से हार होती है वहां, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो गया है। अब जहां तक इस ऑर्गेनाइजर के आलेख का सवाल है राजीव जी, मुझे लगता है कि बहुत शातिर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आलेख लिखा गया है और इसके पीछे की मंशा कुछ अलग है। अब जो आने वाले राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें ये साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, जो उनके अंदर के सर्वेक्षण भी जिस तरीके से हुए होंगे कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है और उसके हाथ से मध्य प्रदेश निकलने वाला है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। मुझे लगता है कि इस तरीके के कुछ उनको मिले होंगे। जैसे प्रशांत जी बता रहे हैं कि आरएसएस भी सर्वे करा रहा था, वो जातीय समीकरण को लेकर करा रहा हो, किसी तरीके से करा रहा हो। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए संभाल के रखा जाए और इन आने वाले विधानसभा राज्यों की हार का ठीकरा जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर ना फूटे। अब कर्नाटक में तो बसवरा मुंबई के सिर पे फोड़ दिया गया, वहां भी बीएल संतोष को बचा लिया आरएसएस ने, छोड़ दिया मुंबई के सिर के ऊपर, मुंबई ने ले ली जिम्मेदारी कि मेरी वजह से हारे हैं। तो लेकिन अब जो इन राज्यों में होगा तो वहां जो है शिवराज सिंह किसी हाल में तैयार लेने को नहीं होंगे जिम्मेदारी की हार की। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई बचा ही नहीं है, वहां कौन जिम्मेदारी ले। राजस्थान में जो पता नहीं है कि वसुंधरा अभी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्या होगा वहां, कौन होगा कौन नहीं होगा, तो वहां भी किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जिस तरीके से आने वाले समय में जो समझदार लोग वहां भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहां बुद्धू लोग हैं और बहुत समझदार लोग हैं भाई, जो जिनकी एक अफवाह पे पूरे देश के अंदर दंगे फैल जाते हैं राजीव जी, तो बुद्धू कैसे हो सकते हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो उनकी समझदारी वहां काम करती है, लेकिन वो जो है दूसरों को उलझाने में जो समझदारी काम करती है वो कभी कभी उसमें उलझ भी जाया करते हैं खुद भी। तो जो कहा जाता है कि अपने बुरे जान में फंसना जो है, कुछ इस तरीके की चीजें मुझे लगता है हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले विधानसभा चुनाव के जो है उसमें जो हार होने वाली है उसका ठीकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर ना फूटे, इसको बचाने की एक कवायद है। इससे ज्यादा मुझे राजीव जी कुछ नहीं लगता। जी, आप याद कीजिए कि कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जब ओपिनियन पोल और फिर उसके बाद एग्जिट पोल, और उसमें से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दिया गया था। मीडिया में आप देख रहे थे कि वहाँ पर जेपी नड्डा साहब आ गए थे। तो ये बचाने की कितनी भी कोशिश हो जाए, लेकिन सब जानते हैं बीजेपी मतलब मोदी आज की तारीख में, और उनके लोग यही कहने लगे हैं आजकल, मोदी तो आप कितना भी बचाइए, कुछ भी कर लीजिए, वहाँ चेहरे कितने भी रख लीजिए, लेकिन हार होगी तो मोदी जी की, जीत होगी तो मोदी जी की। और बस यही है कि वो जो नया बीजेपी का जो मुख्यालय है, बहुत शानदार मुख्यालय, 5 स्टार
से कम नहीं है। दिल्ली में जो मुख्यालय है बीजेपी का, उस मुख्यालय में जब जीत की खुशी का जो जलसा होता है बहुत शानदार होता है। वहाँ किसी राज्य में अगर आपकी जीत होती है, बीजेपी की जीत होती है, तो आपने देखा होगा तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे लाइव कवरेज होता है और उस कवरेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शानदार ढंग से होता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करते हैं, उनमें और भी दोगुनी चौगुनी उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसी दरमियान खूब कोसने की कोशिश, और कोशिश क्या, खूब कोसते हैं कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दल को। लेकिन ये अब कितना देखा जाएगा, इसका इंतजार रहेगा कि आने वाला वक्त हमको उस बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस जलसे को ये देश कितनी बार देखेगा आने वाले 2024 तक, इसका अभी शायद उस पर पर्दा है, सबको इंतजार रहेगा। आना चाहता हूं मीनू जैन जी आपके पास। मीनू जी, बीजेपी की बात कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी की बात थोड़ी सी करना चाहता हूं। अभी अमलेंदु जी से इसकी शुरुआत किया हूं और राहुल गांधी के कद की बात हम कर रहे हैं। राहुल गांधी का अमेरिका उनकी यात्रा, देखिए इन लोगों ने एक कोशिश हुई थी, जो सत्ता पक्ष है, जब राहुल गांधी इंग्लैंड गए थे, कैम्ब्रिज और लंदन में उनका जो भाषण था, उसके बाद एक निकल के आई एक चीज कि फटाफट आनन फानन में राहुल गांधी के ऊपर उनको सजा हो गई और राहुल गांधी बाहर हो गए। लेकिन अमेरिका में जो करके आए हैं, इसके बाद तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट में आजकल में या इस महीने या अगले महीने तक हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा। जज साहब ने अपनी कुर्सी संभाल ली है, जिस जज साहब के पास में राहुल गांधी का फैसला गुजरात में है, अभी रखा हुआ है गुजरात उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। वो कभी भी हो सकता है, उन्होंने 5 तारीख से ज्वाइन कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद तो राहुल गांधी के हालांकि 7 केसेस अभी और हैं, लेकिन राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में कहीं बीजेपी बुरी तरह घिरती हुई नजर तो नहीं आ रही। क्या राहुल गांधी का कद या जो भी राहुल गांधी के ऊपर इन्वेस्ट किया, एक व्यापारी बहुत इन्वेस्ट करता है लेकिन पूरा का पूरा पैसा अगर डूब जाए तो कंगाल हो जाता है। तो क्या ये कंगाली के कगार पे है? वो लोग जो राहुल गांधी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको पप्पू की छवि बिल्कुल उस ढंग से चस्पा करके कि 2024 भी निकाल देते हैं, फिर 2029 में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है, जो कुछ दिख रहा है, वो तो तस्वीर बिल्कुल कुछ और बयां कर रही है। उसमें भी अगर विपक्षी एकता में 1:1 हो जाए, आमने सामने की फाइट पर कांग्रेस भी तैयार हो जाए, तब तो बात बिल्कुल दूसरी होने वाली है। मीनू जी, गंभीर स्थिति है बीजेपी के लिए। जी हाँ जी, देखिए जो एक अकेला सब पर भारी इस वक्त तो राहुल गांधी है, सबके ऊपर भारी। इसमें देख लीजिए कि पूरी बीजेपी बौखलाई पड़ी है और जो अपने ही विपक्ष में ही देख लीजिए कि राहुल गांधी की वजह से ही टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है विपक्षी दलों की मीटिंग का। अब बीजेपी जो बौखलाई पड़ी है, उसमें स्मृति ईरानी की बेशर्मी देखिए। पहलवान महिलाओं का जो स्थिति है, जो सड़क पर पीटा जा रहा है और किस तरह के दबाव डाल के केस वापस करवाए जा रहे हैं, जो भी कुछ करवाया जा रहा है, उसके ऊपर उनकी जबान नहीं खुलती, जबकि वो महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं। उनका सबसे पहला फर्ज था उस मुद्दे पे जो भी उनका विचार है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अपना रखती एज ए मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, उसमें उनकी जबान नहीं खुलती। और राहुल गांधी का मुद्दा आते ही वो पूरा तरह तरह के अपने अभिनय की पूरी क्षमताएं लेके और वहां पे वो उपस्थित हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आवाज को उतार के, कभी चढ़ा के और कभी तरह तरह का मॉड्यूलेट करके उसको ज्यादा नाटकीय बनाने की कोशिश करती है। और तो और विदेश मंत्री तक लग जाते हैं। मतलब जो विदेश मंत्री है, ऐसा विदेश मंत्री गरिमा से बिल्कुल हीन, जो आईएफएस है, सीनियर आईएफएस, सीनियर मोस्ट इस देश का, और वो ये क्या मतलब बिल्कुल ही सड़क छाप भाषा बोलने लगे हैं एस जयशंकर। शर्म आती है कि ठीक है, आप आका को खुश करने के लिए इतना तो स्तर मत छोड़िए, अपना एक लेवल तो बनाए रखिए। वो ग्रेटर थनबर्ग से आपने देखा किस तरह से भिड़ रहे थे, केवल ऊपर के इशारे पे खुश करने के लिए। तो हर कोई लगा हुआ है उसमें, जो भी कुछ बोल राहुल गांधी के ऊपर जितना जो आक्रमण कर सके। इस वक्त जो हो रहा है कि एक जिसको कहता है ना, गुड्डी चढ़ रही है, पतंग जो है राहुल गांधी की चढ़ रही है। अब उसे काटने के लिए लगे हुए लोग, उसमें स्मृति ईरानी लगा रखी है, शिवशंकर लगा रखे हैं और पूरी मिनिस्ट्री लगा देंगे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो राहुल गांधी ने जो यहाँ जो ये जो यूएस का जो दौरा है,
ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है और बहुत बड़ा ब्लो है बीजेपी के लिए। अब उसमें जो एक सीक्रेट मीटिंग की भी बात आ गई है, छाती पीट रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, विलाप हो रहा है उनका कि ये क्या हो गया। मतलब मोदी जी की जो 22 तारीख की मीटिंग है, जो विजिट है, उसका तो रंग फीका हो गया इसके सामने। क्या पता मोदी जी कैंसिल ही कर दे ये विजिट, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है उनके लिए वहां पे। और वो खुद षड्यंत्रकारी हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो खुद षड्यंत्रकारी है। उनको तो अब षड्यंत्र की बू आ रही होगी कि भाई जाना वहां खतरे से खाली नहीं है, मैं तो जा नहीं रहा हूं। तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, बिलिटिल हो गए हैं वो सारे प्रकरण से। तो अब राहुल गांधी जब लौटेंगे और उसके बाद अगर इसके ऊपर सोने में सुहागा विपक्ष की एकता भी बन जाती है, तो फिर जो मोदी मैजिक जिसको कहते हैं उतार क्या, वो बिल्कुल ही अस्त हो जाएगा और शायद देश को मुक्ति भी मिलेगी। क्योंकि 10 साल से ये देश लगातार उबल रहा है। देसी भाषा में, फिल्मों की भाषा में कहे तो भेजा फ्राई कर रखा है पूरे देश का। रोज एक नया मुद्दा, एक नहीं 6-6 7-7। अगर आज भी आप गिने ना कि आज की डेट में कौन से बर्निंग टॉपिक्स हैं, तो कम से कम 5-6 बर्निंग टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे ऐसे एवरीडे। कल देख लीजिएगा 6 नए मुद्दे तैयार मिलेंगे आपको बोलने के लिए। तो नए नए मुद्दे, मणिपुर में विभाजन की बात उठ रही है, वो कह रहे हैं हम विभाजन कर दो राज्य का। तो किसको संभाल पा रहे हैं? वो देश नहीं संभाल पा रहे हैं, विदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। काहे के विश्व गुरु, केवल इवेंटबाजी के विश्व गुरु हैं, ये कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी, भाई कोई पूछे भाई रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, तो कहेंगे भाई मैं तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल लूंगा, और चलेगी भी बहुत, काफी बिजी रहेंगे। तो ये मोदी जी का है। और देखिए, जो अब सभी पैनलिस्टों ने संघ को लेके और भाजपा के रिश्ते और मोदी के रिश्तों को लेके बहुत सारी बात कही है, उसमें अब मेरे कहने के लिए तो कुछ बाकी रह नहीं जाता है कि मैं कुछ उसमें और नई बात जोड़ पाऊं। लेकिन वो सब वो सही कह रहे हैं। और एक समय होता है हर एक आइडिया का भी, जो अभी कहा मेरे से पहले पैनलिस्ट ने, और एक व्यक्ति का भी। ठीक है, उन्होंने 10 साल की जो अपनी छाप छोड़ी, लेकिन एक बहुत नेगेटिव और एक काला अध्याय लिखा है इस देश के इतिहास में। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। क्या प्रोफेसर साहब, 9 साल का जो पिछला कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 2023 जो हम देख रहे हैं, क्या फ़र्क आपको दिखता है 2023 में और पिछले 9 साल कहें या 8 साल कहें? और ऐसे में 2022 से 23, खासकर जब भारत जोड़ो यात्रा से जब शुरुआत हुई है 7 सितंबर 2022 से, उसके बाद से और अब, क्या यहाँ से, मतलब 7 सितंबर 2022 से सोचा भी नहीं होगा बीजेपी के लोगों ने कि राहुल गांधी क्या करिश्मा कर जाएंगे? तो अब मोदी का करिश्मा, मोदी का मैजिक जो है, क्या राहुल के मैजिक के आगे बिल्कुल फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और उसमें भी अभी जो राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, उसके बाद से तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं। उनकी गुपचुप मीटिंग होती है, क्लोज डोर मीटिंग व्हाइट हाउस में होती है, अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों के संपादकीय मंडल के साथ उनकी मुलाकात होती है, थिंक टैंक्स के साथ मुलाकात होती है। और ये खबरें तो यहाँ हैं ही, जो अभी कह रही हैं मीनू जैन जी, बहुत सही कह रही हैं। विदेश मंत्री बिल्कुल परेशान हैं, उनसे सवाल लिया जा रहा है, बोलते हैं कि अब रहने दीजिए, बहुत हो गया राहुल पे, आगे बढ़ें। राहुल गांधी पे बहुत पूछ लिया आपने, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों को उन्होंने कहा बहुत पूछ लिया, अब रहने दीजिए, कितनी बात करोगे राहुल पे? जी राजीव जी, आपने बात की कि 2014 से अब तक क्या किस तरह से हम लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि ये भक्तों के लिए तो स्वर्णिम काल था। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में एक भक्ति आंदोलन है, उसको भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो जिन भक्तों के लिए नरेंद्र मोदी शेर थे, शेर अभी भी हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी सुबह ही उस शेर के करिश्माओं से होती है, और रात होते होते वो ट्विटर पर 2 रुपया मैं राहुल गांधी को गाली देकर के जरूर जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस स्वर्णिम पीरियड में भी बेचारों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, वो उसी 2 रुपए के ट्वीट पर निर्भर है, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। कई ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें रिपोर्टर पूछता है कि मोदी जी के 2 अच्छे काम बता दीजिए, वो बगले झांकते हैं कि हम बोले तो बोले क्या। बीजेपी के कई लीडर्स का ये हाल था। तो नरेंद्र मोदी ने जो अपने पूरे ब्रांडिंग छवि के जरिए इस पूरे 9 साल को ऐसा भ्रमित कर रखा था कि जो एक वो जुमला चलता है भक्त का चश्मा, तो चश्मा लगाए वो सब उनको हरा हरा दिख रहा था।
लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश ने नोटबंदी के दरमियान लोगों को लाइन में लग करके मरते हुए देखा। लोगों ने देखा कि शादियां टूट गई और उसके बाद जीएसटी में न जाने कितने व्यवसायियों ने आत्महत्या कर ली। कानपुर का आंकड़ा हमको मालूम है, 2 दर्जन व्यवसायियों ने आत्महत्या की। गुजरात के व्यवसायियों से आप पूछ लीजिए। वो बात अलग है कि उन्होंने वोट बीजेपी को किया, लेकिन उनका दर्द जो है वो उनसे नहीं छिपा है। कितने तो भगोड़े चले गए। अब वो राहुल गांधी ने पूछ लिया कि मोदी सरनेम के ही काहे हैं, तो साहब मानहानि का मुकदमा लगा करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। भगोड़ों में देख लीजिए कि कौन गुजरात से बाहर का है। तो इस देश में मोदी जी के मित्रों के लिए स्वर्णिम काल था। अडानी साहब दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति हो गए थे, लेकिन इधर 81 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। माने रिटर्न में नहीं, लेकिन 5 किलो राशन दे रहे हैं और पीठ ठोक रहे हैं। कोरोना काल में भी इस देश के लोगों ने देखा कि जहां लाखों लोग सड़क पर थे, रात दिन पैदल चल रहे थे, पैर लहूलुहान थे, बच्चे भूख प्यास से मर रहे थे, एक माँ तो अपने सूटकेस पर एक बच्चे को लाद करके खींचते हुए जब चल रही थी, इस देश के लोगों की छातियां फट रही थी। ये इस देश ने देखा। उसने देखा कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए और उसी दरमियान 5 दवा की कंपनियां 5-5 गुना इनकी आमदनी हो गई और इस देश का मिडिल क्लास तहस नहस हो गया। हम लोगों का जो सरकारी पेशे में है उनका वो इंक्रीमेंट गायब हो गया, जो वेतन आयोग बनता था वो भी खत्म हो गया। हम लोग बाट जो रहे हैं कि कब पेंशन हम लोगों की निश्चित हो, लेकिन ये तो एक लफ्ज नहीं बोल सकते। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर हिमाचल जीत लिया, कर्नाटक जीत लिया और अब मुझे लगता है कि लोकसभा में भी वो बड़ा मुद्दा होगा। और इसके जरिए जो इस देश की परिस्थितियां बनी हैं, अब वो उनके लिए विश्वगुरु होगा। विश्वगुरु की परिभाषा क्या है वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में पत्रकारिता के मामले में, लोकतंत्र के मामले में, कुपोषण के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, असमानता के मामले में भारत की छवि और भारत की स्थिति बेहद कमजोर हुई है जी। और उसमें राहुल गांधी का वो उभरना, राहुल गांधी पैदल चले, इस देश के लोगों ने वो भी देखा। और मैं बार बार कहता हूं कि जो वो सफरन का दर्द है, जो दर्द का रिश्ता है, राहुल गांधी क्यों इतनी बड़ी उम्मीद बन गए? क्योंकि इस देश के दलितों ने उस बहिष्कार के दंश को देखा कि राहुल गांधी झेल रहे हैं। उन लाखों लोगों ने यह देखा पैदल जाते हुए राहुल गांधी को कि यह दर्द हमने भी सहा था कोरोना के समय। उन मजदूरों ने भी देखा। तो वो जो दर्द का रिश्ता राहुल गांधी के साथ बना, उसने इतनी बड़ी उम्मीदें पैदा कर दी कि आज नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने बोने लग रहे हैं। और यही वजह है कि आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी को सपने में आजकल राहुल गांधी आते हो। सेंगोल भी नहीं बचा पाएगा आप, जिसकी एक प्रतिकृति हो सकता है कि लेकर के सोते हो मोदी जी, क्या वो शायद बचा ले राजदंड, लेकिन मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी का जो कद बढ़ा है लोगों की उम्मीदों के जरिए और इस देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की उम्मीदों के जरिए, उसने इस देश को फिर से, मैं तो बहुत उम्मीद से हूं और मैं इसीलिए बार बार कहता था कि इस देश का जो मर्म है, इस देश की जो आत्मा है, वो कभी भी ऐसे विभाजन को, ऐसी नफरत को, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, एक फेस था, एक विचार का समय होता है। उस विचार पर जो अटैक किया है राहुल गांधी ने, वो गौरतलब है। वो इसीलिए आरएसएस तिलमिलाया है और नरेंद्र मोदी की हालत खस्ता है। बीजेपी और लीडर्स को तो छोड़ दीजिए, वो तो खुद राहुल गांधी के वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से जहां पहुंच गए हैं, उनके तो हालत खुद ही खराब है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि आजकल नरेंद्र मोदी को सपने में राहुल गांधी नजर आते होंगे, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर भाषण देते हुए और पत्रकारों से संवाद करते। जी जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें भी राहुल गांधी और कैसे कद बढ़ा, कैसे
राहुल उन लोगों के बीच पहुंच गए, राहुल गांधी, जो कभी जिस भी रूप में हो नरेंद्र मोदी के जो वोट बैंक कहें या उनकी ताकत कहें, राजनीतिक ताकत कहें, वो हुआ करते थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस मर्म को, उस दर्द को, उस दुख को राहुल गांधी ने हाथ से टच करके समझा है, जाना है। और वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने भी देखा, हमने भी देखा, आप तमाम लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप लोग देख ही चुके हैं, जा ही चुके हैं, हम लोग भी काफ़ी कवर किए उस दौरान। लेकिन अब उसके बाद की परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल दूसरी नज़र आ रही हैं, जिसमें राहुल गांधी के पास एक अनुभव है, देखना, महसूस करना और उसको अब साझा करना। राहुल गांधी अब साझा कर रहे हैं, थिंक टैंक्स देख रहे हैं कि नहीं ये तो वही बोल रहा है जो हम भी सोचा करते थे, समझा करते थे। अब यहाँ जो परेशानी है बीजेपी की, क्या ये परेशानी सबसे बड़ी परेशानी के रूप में राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ कह रहे हैं कि सेंगोर हो चाहे राहुल गांधी सपने में आते हों। प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी सपने में भी आते होंगे मोदी जी के, रोज़ नींद हराम हो रखी होगी, और इसीलिए क्या राहुल के ऊपर जो ज़बरदस्त वार हो रहा है लगातार। यहाँ डिफेंड करने वाली बात नहीं, बात यह है कि देश की जो राजनीतिक दिशा है, सियासी जो आप कह रहे थे कि हवा बदलने वाली है, क्या वो वक्त अब आ गया है? आपके ही उस आज से 2 महीना पहले की भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं प्रशांत टंडन जी, जब आप कह रहे थे कि जुलाई अगस्त में हवा बदल जाएगी। ये जून का महीना चल रहा है, दिख रहा है बदलते हुए, क्योंकि मुझे पर्सनली मैं कहूं तो मुझे दिखने लगा है, इसलिए मैं आप तक ये सवाल लेके फिर से आ रहा हूं। शायद आप भूल गए हो अपनी बात। नहीं, अभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं कुछ सूचनाओं के आधार पर कह रहा था और वो सूचनाएं सही साबित हो रही हैं। और मानसून समय पे आएगा तो बारिश होगी। पहले अमरेंदु जी की बात का मैं जवाब दे दूं कि अमरेंदु जी, अफवाह फैलाने का काम भी, नागपुर में कोई कंट्रोल रूम नहीं है मोगैम्बो के हेडक्वार्टर की तरीके का। ये अफवाह फैलाने का काम भी जो दूसरी लेयर है वही करती है। यही पुलिस वाले, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट, टीचर, ये जो दूसरी लेयर है। और राजीव जी, बहुत बड़ी कीमत क्यों राहुल गांधी इमर्ज होके अब आए। मैं बात से सहमत हूं कि तजुर्बा होता है, तजुर्बे के साथ आदमी का व्यक्तित्व निखरता है, उसको उसकी बात कहने के तरीके में परिवर्तन आता है, उसकी शब्दावली बदलती है। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं वैचारिक राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी का आज का विचार है, मैं आप सबसे कहता हूं और हमारे दर्शकों से भी कहता हूं, आप 15 साल पहले का कोई वीडियो राजस्थान का, उड़ीसा का, कहीं का निकाल के देख लें और सुने उसको। जिस वक्त राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा था, उस वक्त के वीडियो निकाल के सुने। उसकी आज की भाषा में, शैली में, मुद्दों में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। वही बात वो तब भी कर रहे थे। एक सराउंड, आमतौर पे क्या होता है कि जो ज़्यादातर समाज में लोग होते हैं वो सराउंड साउंड पे चले जाते हैं कि आपके हमारे इर्द गिर्द आवाज़ें क्या आ रही हैं, और उन आवाज़ों पे से प्रभावित होते हैं, और उन आवाज़ों से प्रभावित हो रहे थे। अब वो आवाज़ें कौन हैं और क्या वो आवाज़ें कम हुई हैं, क्या उन्होंने सरेंडर किया है? राजीव जी, हमारे आपके, हम जिस समाज से आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार या समाज के लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं, जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेजते हैं, जो विदेशी नॉवेल पढ़ते हैं। कभी उन्होंने मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल भी नहीं पढ़ा होगा। सोचिए वो उस व्यक्ति की मनस्थिति, सोचिए कि वो व्यक्ति अपने सूट में अपना नाम लिखवाए हुए नरेंद्र मोदी को, नाले में गैस से चाय बनाने वाले नरेंद्र मोदी को, बादलों में रडार काम नहीं करेगा उस नरेंद्र मोदी को वो अपना नेता माना बैठा हुआ था। कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी कि उसने अपने हलक से ये निकला
मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके घरों में ऑक्सीजन नहीं मिला और मौत हो गई, उसके बाद भी जाके वोट दे आए। ये कोई मजबूरी है। हमारे देश में पहले भी कहा है कि समाज शास्त्र का बहुत अच्छा काम नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो वो लोग थे वो अब हिम्मत हार गए और इसीलिए आरएसएस के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो ठीक होती हुई दिखाई देंगी। और दूसरी बात राजीव जी, 21st सेंचुरी के लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी सिंगल लेकर शासन करना चाहते हैं, ये एक साइज के नट बोल्ट है ही नहीं, ये फिट ही नहीं होंगे। और इसलिए आप देखिए ना कि वो जो जज है जो बैठा हुआ, जो रिटायर्ड जज है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो हाई कोर्ट है, जो प्रोफेसर है, कितना भी बड़ा प्रशंसक हो मोदी साहब का, कितना भी उसको राहुल गांधी से नफरत हो, वो अपने मन से इस बात को अप्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ग्लोबल सिटीजन है। उसके 4 दोस्त अमेरिका में रहते हैं, 3 इंग्लैंड में रहते हैं, उसके घर के लोग बाहर पढ़ते हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी जहां जा चुके हैं वहां से वापस नहीं आ सकते, उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। मुझे तो बहुत डर है कि कहीं वो सीनेट और कांग्रेस के भाषण में वो लोकसभा के या राज्यसभा के स्तर का भाषण न दे आए। इतना उनके ऊपर अभी भूत सवार है राहुल गांधी का, वो रैली जैसा भाषण न दे आए, वहां पे कोई ऐसी अपशब्द में बात कर दें, कोई सीना वीना ठोक के वहां कोई बात कर आए, क्योंकि ये उन देशों की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ होगा और उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो और दूसरी एक बात राजीव जी, जो इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है, जो 23 तारीख की बात आप लोग कर रहे हैं, वो जो 23 तारीख की इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है वो 37% के अलावा है, वो 62% है। और ये 37% भी कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं कि 37% तो पोल्ड वोट्स का है, जो वोट पड़े, कुल मतदान का, कुल उस जनसंख्या का जिसको जो मतदान दे सकता है, उसका तो 25% है। अब उसमें जो वोट शेयर बढ़ेगा, वो वोट शेयर किनका बढ़ेगा? क्या उन दलों का बढ़ेगा जो सामाजिक चेतना के साथ खड़े हुए हैं, या उन दलों का बढ़ेगा जो सिंगल को लेकर संसद में जा रहे हैं? देखते हैं 23 तारीख के बाद कैसे ये चक्र घूमता है, लेकिन बहुत तेजी से घूमेगा। जी बिल्कुल, हवा बदल रही है, हवा बदल रही है, चक्र बहुत तेजी से घूमेगा। 23 जून 2023 फिर से आ गया धनंजय जी, 23 जून 2023 पे। धनंजय जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। देखिए, एक तो आपने कहा वो बात मुझे चुभ ये गई है। ये आपने कहा कि जो है वो बड़ा बढ़िया बनाया है ऑफिस, जहां खूब जोर से उत्सव मनाया जाता है जब जीतते हैं तो बीजेपी के लोग। देखिए, जहां खूब जोर से उत्सव मनाते हैं ना लोग, कई बार वहां जोर से मातम पसर जाता है। अडवाणी जी को देखिए, अडवाणी जी क्या स्थिति में है। तो बहुत जोर जो है हमेशा, एक है ना कि बड़ा फेमस विज्ञापन की लाइन थी, जोर का झटका धीरे से लगे, तो वो झटका बहुत तेज होता है। ये जो बता रहे हैं प्रशांत भाई, बोल रहे हैं, और पहले वक्तव्य में भी जिक्र किया सामाजिक आधार का, और उसमें भाषा कितना इम्पोर्टेंट होती है और जाति कितना इम्पोर्टेंट होती है। ये दोनों पहलू को अगर देखना हो तो एक तो भाषा के स्तर पर देख लीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को, दोनों एक ही धर्म के लोग थे लेकिन दोनों अलग अलग हो गए। और जाति के स्तर पर देखना हो तो बिहार आइए और देखिए कि जाति के स्तर पर कितना भी धर्म का जोर लगा रही है बीजेपी, वो काम नहीं कर रहा है बिहार में। क्यों नहीं काम कर रहा है बिहार में? उत्तर प्रदेश में तो खूब जोर से काम कर गया, जहां मायावती हैं और अखिलेश यादव हैं और भी पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन बिहार में ये काम नहीं कर रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि बिहार में समाजवादियों का मजबूत गढ़ है, बिहार में समाजवाद गहरे बैठा हुआ है। और आप देखिए कि अगर जगदेव बाबू की मैं बार बार बात करता हूँ, कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र करते हैं हम, तो जगदेव बाबू का जो फार्मूला था
वो फार्मूला जो है बिहार में बड़ी तरीके से लागू हुआ है। और वो जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वहाँ मोदी जी इसलिए नहीं चल पाए। मोदी जी कभी नहीं चल पाए वहाँ आप देख लीजिए, अभी बड़ा हल्ला हंगामा मच रहा है बिहार में। वो जो पुल गिरा है खगड़िया में, पुल को लेकर के कि पुल गिरा और उसमें, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं घेर पा रहे हैं। क्यों नहीं घेर पा रहे हैं? क्योंकि सारे जो सड़क निर्माण मंत्रालय जो है वो हमेशा बीजेपी के पास रहा। और ये जो बना रहा है पुल, वो गुजरात से आया हुआ व्यक्ति, केंद्र से लाया गया व्यक्ति है। वो बिहार सरकार ने उसको नहीं चुना है, इंजीनियर को, और जो एजेंसी है बनाने वाली। तो ये हर जगह वो पिट रहे हैं। उसकी वजह ये है, ये परसेप्शन पे चल रहे थे, और जो परसेप्शन गढ़ा, परसेप्शन की हवा तो फाइनली निकलेगी ना। बैलून को कितना फुला करके उड़ाओगे, उसकी एक लिमिट है। और ये जो किसान आंदोलन हुआ है या जो महिला पहलवान है, वो भी धीरे धीरे देखिए असर कर रहा है। असर इसलिए कर रहा है कि आप कीचड़ की बात कर रही थी मीनू जी, कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ में ही धान भी उगता है। ये जान लीजिए, हिंदुस्तान में धान उगाने की रिवायत ज़्यादा है बनस्पत कमल खिलाने के। तो धान जो है ना, ये किसानों का देश है, ये कृषकों का देश है, ये कृषि प्रधान देश है। तो मोदी जी कितना कमल खिलाएंगे? मोदी जी खुद किसान तो रहे नहीं, किसानों का कमाया हुआ 5 किलो अनाज बांट रहे हैं अपना फोटो लगा करके, और किसानों को कह रहे हैं कि तुम सड़क पे रहो, तुम मरो, तुमको हम कुछ नहीं देंगे छलावा के अलावा। 2022 में दुगनी कर रहे थे आमदनी। अब देखिए फिर से एमएसपी पे लड़ाई बढ़ने वाली है, और ये लड़ाई जो है इनके लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, इनके गले में आके अटक जाएगा। क्योंकि किसान जब वाकई सड़क पर उतर जाएंगे फिर से एक बार, तो इनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। और पेंशन वाला मुद्दा जो बोल रहे थे रवि भाई, देखिए पेंशन तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन समाज में पेंशन से ज़्यादा टेंशन जो है वो सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, कि नौकरियों में कितने प्रतिशत लोग हैं, और समाज में जो प्रतिशत लोग हैं जो सबसे ज़्यादा शिकार है इस देश की सत्ता से। और मोदी जी ने जिस तरह से धर्म का जहर घोला है पूरे समाज में, और भले आरएसएस आज अपना पल्ला झाड़ने लगे मोदी जी से, लेकिन ये आरएसएस ही है जो परसेप्शन करता है, आरएसएस ही है जो मोदी को तैयार करता है। कल देखिएगा दूसरा मोदी तैयार करेगा ये। लेकिन ये इस देश की जनता को समझना है, और गांधी इस देश की जनता को बहुत अच्छे से समझते थे। इसलिए गांधी ने कहा था कि हमारे देश में अशिक्षा जरूर है, लेकिन अशिक्षित किसान जानते हैं कि भारत की संस्कृति क्या है और मनुष्यता क्या है। मोदी जी या आरएसएस उस अशिक्षित किसान को समझ नहीं पाए, और इसीलिए किसानों के साथ उन्होंने बर्बर काम किया। आरएसएस का कभी जो है कोई बयान आप बताइए जो किसानों के पक्ष वाला बयान, एक बयान नहीं देता है। आरएसएस का एजेंडा ही केवल है कि भारत को सामंतवादी स्टेट बनाया जाए, और गांधी इसी बात के सख्त खिलाफ है। नेहरू ने इसीलिए जमींदारी प्रथा का अंत किया था, इंदिरा गांधी ने इसीलिए प्रिवी पर्स का अंत किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये क्या कर रहे हैं? उन्हीं चीज़ों को वापस खींच के लेके आ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जब कहते हैं कि मोदी जी रियर कैमरा में देख करके, रियर आईने मिरर में देख करके ये चलाते हैं गाड़ी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक समझ लीजिए कि जैसे गाड़ी में तो बैक गियर होता है, जब दौड़ हो रही हो आगे की तरफ तो उसमें बैक गियर नहीं होता है, वो आगे ही दौड़ना है, और दुनिया आगे बढ़ रही है। आप धर्म के नाम पर कितना लड़ाओगे? कोरोना काल में लोगों ने देखा ना, वो हिंदू मुसलमान सब ने देखा कि अल्लाह भगवान कोई काम नहीं आया, काम आया डॉक्टर, काम आया वो एम्स जहाँ डॉक्टर बनते हैं। तो वो डॉक्टर जो है जरूरी है, वो प्रोफेसर शिक्षक जरूरी हैं, वो प्रोफेसर रविकांत जरूरी, मोदी जी जरूरी नहीं है। मोदी जी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसी को 5वीं क्लास में पास नहीं करा सकता, इंजीनियर बनाना तो छोड़ दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर कोई एग्जाम दे तो रविकांत जी बताइए क्या वो 8वीं क्लास में पास करेगा या 10वीं बोर्ड पास करेगा? वो नहीं पास करेगा। फिर वो चाय बेचेगा, और चाय बेचने में भी अब तो ड्राइवरी की नौकरी में जो है लोग लग गए हैं कि 10वीं पास अगर नहीं है तो ड्राइवर की नौकरी आपको नहीं मिलेगी, ड्राइवर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। पढ़ाई इतनी जरूरी हो गई। तो पढ़ाई पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, मोदी जी उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, राहुल गांधी उस पर बात कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी का लोग स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी देश की नब्ज की बात कर रहे हैं, देश जहाँ जाना चाहता है, हर परिवार चाहता है, हर लोग अपने चाहते हैं कि अपने बच्चे हमारे आगे बढ़े। अमेरिका में जो गए हुए हैं ढेर सारे भारतवंशी या ढेर सारे जो गए हुए हैं वो पढ़ लिख करके गए, वो चाय बेच करके नहीं गए, नाले से गैस बनाने के प्रयोगशाला से निकल के नहीं गए। तो मुझे लगता है परसेप्शन बदला है, बाकी चीज़ें तो वही रहती है, परसेप्शन बदला है। और आम आदमी, चूंकि यहाँ पे गटर मीडिया जो है, मैं मीडिया को बहुत दोषी मानता हूँ, इसलिए बार बार मैं उस पर बात करता हूँ।
गटर मीडिया ने लगातार आम आदमी में जहर भरा है, आम आदमी को बेवकूफ बनाया। मोदी जी को तो सत्ताच्युत कर देंगे जनता, लेकिन मीडिया का क्या करेगी जनता, ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धनंजय जी, बहुत शानदार विश्लेषण, क्लोजिंग कमेंट, और बहुत कुछ है और बातें अभी बाकी हैं, आने वाले समय में करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं धनंजय जी आपको, और मीनू जी आपको, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी। आप